नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 91, व्हाट इज द पर्पज ऑफ हाफ राउंड चीजल। हाफ राउंड चीजल यानी कि अर्ध गोलाकार छेनी है, उसका उद्देश्य क्या होता है। हाफ राउंड चीजल इस प्रकार से दिखती है। ये डायग्राम मैंने आपको समझाने के लिए लिया है कि हाफ राउंड चीजल होती कैसी है। तो इसका उद्देश्य है, इसका प्रयोग हम कहां करते हैं ये पूछा गया है। ऑप्शन ए आपके पास कट एक्सेस मेटल अतिरिक्त धातु को काटने के लिए, बी ऑप्शन है कट कर्व्ड ग्रूव घुमावदार खांचे काटने के लिए, सी ऑप्शन है स्क्वेयरिंग मेटल एट द कॉर्नर जो कॉर्नर होते हैं उनको स्क्वेयर करने के लिए, डी ऑप्शन है कट कीवेज चाबी गांठ को काटने के लिए। तो जो हाफ राउंड चीजल होती है उसका प्रयोग हम करते हैं कट कर्व्ड ग्रूव, जो कर्व्ड घुमावदार ग्रूव होते हैं या राउंड जो कर्व होते हैं उनको काटने के लिए इसका हाफ राउंड चीजल का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बी पर हम मार्क करें, घुमावदार खांचे काटने के लिए यूज किया जाता है हाफ राउंड चीजल का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 92, विच स्क्रू ड्राइवर इज यूज्ड इन द ब्लाइंड स्पेस। ब्लाइंड स्पेस में किस स्क्रू ड्राइवर का उपयोग किया जाता है। ब्लाइंड स्पेस का मतलब है कुछ हमारे नट बोल्ट या स्क्रू ऐसी जगह लगे होते हैं जिसको हम सामने से देख नहीं सकते, वहां एक आम स्क्रू ड्राइवर की पहुंच नहीं होती, वो दिखाई नहीं देते। तो इस प्रकार के जो ब्लाइंड स्पेस होते हैं वहां अगर कोई स्क्रू लगा हुआ है तो उसको खोलने के लिए बंद करने के लिए किस प्रकार के स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके पास है रेचेट स्क्रू ड्राइवर का, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर का, या फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर का, या स्टम्पी स्क्रू ड्राइवर का। तो जो ब्लाइंड स्पेस होते हैं जहां हम डायरेक्टली नहीं देख सकते वहां स्क्रू को खोलने बंद करने के लिए हम यूज करते हैं ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। और जो ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर है देखने में ऐसा होता है, ये पिक्चर मैंने आपको समझाने के लिए ली है ताकि आप ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर को ना भूलो। तो इस तरह के स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करते हैं हम ब्लाइंड स्पेस में स्क्रू को बंद करने के लिए या खोलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 93, व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्रॉस पिन इन द हैमर। हथौड़े में जो क्रॉस पिन होती है उसका उद्देश्य क्या होता है, समझाने के लिए मैंने ले लिया है क्रॉस पिन हैमर, और ये है हमारी क्रॉस पिन। तो एक क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इस क्रॉस पिन का उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन आपके पास है ए फिक्स द हैंडल, हैंडल को फिक्स करने के लिए, जी नहीं। स्ट्राइक द मेटल, धातु पर प्रहार करने के लिए, जी नहीं। धातु पर प्रहार करने के लिए ये फेस होता है। स्ट्राइक द मेटल इन ऑल डायरेक्शन, जी नहीं, सभी दिशाओं में नहीं फैला सकते इसके द्वारा। स्प्रेड द मेटल इन वन डायरेक्शन, बिल्कुल यही आंसर हो जाएगा डी। जो क्रॉस पिन होती है हैमर में उसका प्रयोग हम करते हैं स्प्रेड द मेटल इन वन डायरेक्शन, धातु को एक दिशा में, जिस दिशा में आपको फैलाना होता है उसी दिशा में यहाँ से स्ट्राइक करते हैं क्रॉस पिन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी है, डी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 94, विच रेफर्स द साइज ऑफ हेक्सागोनल एलन की। हेक्सागोनल एलन कुंजी का आकार कौन संदर्भित करता है, यानी कि हेक्सागोनल एलन की इस प्रकार से होती है। समझाने के लिए मैंने डायग्राम दिखा रखा है भैया, आपको क्वेश्चन में नहीं मिलेगा। तो इसमें पूछा गया है कि जो एलन की होता है उसका जो साइज है वो कैसे निर्दिष्ट किया जाता है, किस आधार पर वो दिया जाता है। ऑप्शन आपके पास है साइज ऑफ द रेडियस त्रिज्या के आकार पर, जी नहीं। साइज ऑफ द डायगोनल विकर्ण के आधार पर, जी नहीं। साइज ऑफ डायमीटर फ्लैट का जो साइज है उसका डायमीटर उस पर भी नहीं। साइज अक्रॉस द फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट के अक्रॉस जो आकार होता है उसके आधार पर इसके जो साइज है वो दिए जाते हैं एलन की के। और समझने के लिए क्योंकि एलन की हेक्सागोनल है इस प्रकार से इसमें 6 भुजाएं होती हैं हमारी, तो जो इसका साइज है यहाँ ऐसे फ्लैट के आधार पर ये जो साइज है, ये जो लेंथ है, ये जो डायमेंशन है, इसके आधार पर इसके साइज को बताया जाता है, निर्दिष्ट किया जाता है, संदर्भित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, डी था, डी पर हम मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 95, हाउ द स्क्रू ड्राइवर इज स्पेसिफाइड। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया स्क्रू ड्राइवर को कैसे स्पेसिफाइड किया जाता है, कैसे निर्दिष्ट किया जाता है। स्क्रू ड्राइवर भी हमारे अलग अलग टाइप के होते हैं, तो जो उनके अलग अलग नाम है वो किस आधार पर दिए जाते हैं। ए ऑप्शन हमारे लेंथ ऑफ द ब्लेड एंड विड्थ ऑफ द टिप, ब्लेड की लंबाई पर और टिप की चौड़ाई के आधार पर। बी ऑप्शन है विड्थ एंड डायमीटर ऑफ द एज, एज की चौड़ाई और व्यास पर। सी ऑप्शन है थिकनेस एंड लेंथ पर, और डी ऑप्शन है शेप एंड लेंथ पर। तो जो स्क्रू ड्राइवर है उसको स्पेसिफाई करते हैं हम लेंथ ऑफ द ब्लेड एंड विड्थ ऑफ द टिप के आधार पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा, ए पर मार्क करेंगे। स्क्रू ड्राइवर की जो अलग अलग होती है ब्लेड की लंबाई उसके आधार पर इसके अलग अलग नाम होते हैं, और साथ में जो इसकी टिप की जो आगे टिप होती है जिससे हमारे स्क्रू खोले जाते हैं उसके आधार पर भी इसको अलग अलग स्पेसिफाइड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लेंथ ऑफ द ब्लेड एंड विड्थ ऑफ द टिप के आधार पर स्क्रू ड्राइवर को स्पेसिफाई किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 96, विच पार्ट ऑफ इंजन कैन बी मेजर्ड बाय द डायल गेज। डायल गेज के द्वारा इंजन के किस भाग को मापा जाता है, खाली इंजन के भागों को पूछा गया है।
ऑप्शन ए आपके पास क्रैंक पिन, बी ऑप्शन है गजन पिन, सी ऑप्शन है पिस्टन और डी ऑप्शन है सिलेंडर बोर। तो आपको समझाने के लिए मैंने ये डायग्राम लिया है। डायग्राम में आप देख सकते हो ये हमारा डायल गेज है और डायल गेज हमारा इंजन के किसी पार्ट के अंदर गया हुआ है। तो ये जो पार्ट है ये क्या है, हमारा इंजन का बोर है, यानी कि सिलेंडर बोर है। तो जो डायल गेज है हमारा इंजन के किस पार्ट को मापता है, ये सिलेंडर के बोर डायमीटर को मेजर करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डायल गेज के द्वारा हम इंजन के बोर के डायमीटर का पता करते हैं, तो डी पर हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 97, What is the working principle of डायल टेस्ट इंडिकेटर? डायल टेस्ट इंडिकेटर का कार्य सिद्धांत क्या है, यानी किस आधार पर वो कार्य करता है। समझाने के लिए मैंने पिक्चर ली है डायल टेस्ट इंडिकेटर की। ये है डायल टेस्ट इंडिकेटर। आपने बताना किस आधार पर ये काम करता है। ऑप्शन है ए आपके पास लिवरेज मोशन, बी ऑप्शन है स्प्रिंग मोशन, सी ऑप्शन है लीनियर मोशन इनटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन, डी ऑप्शन है लीनियर मोशन इनटू द रोटरी मोशन। तो जो ये काम करता है, ये काम करता हमारा लीनियर मोशन इनटू रोटरी मोशन, यानी कि लीनियर मोशन को रोटरी में कन्वर्ट कर देता है, रेखीय गति को हमारी घुमावदार गति में बदल देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा डी। समझने के लिए डायग्राम है, देखो ये है हमारा भाई कॉन्टेक्ट पॉइंट और ये हमारा प्लंजर है जो ऊपर नीचे ऐसे मूव करता है, यानी कि ये जो मोशन हुआ ये कौन सा मोशन हुआ, लीनियर मोशन। और इस लीनियर मोशन को ये डायल टेस्ट इंडिकेटर क्या करता है, ऐसे सर्कुलर मोशन में बदल देता है। जब हमारा प्लंजर ऊपर नीचे ऐसे मूव करता है तो हमारा जो ये पॉइंटर है ये कैसे मूव करता है, यहाँ पर रीडिंग देने के लिए ऐसे सर्कुलर मोशन में मूव करता है। तो लीनियर मोशन को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रोटरी मोशन में कन्वर्ट देते हैं। ये मैकेनिज्म है इसका काम करने का। और इस लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करने के लिए इसमें जो मैकेनिज्म होता है वो होता है रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म। तो आपने एक क्वेश्चन याद रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा। डायल टेस्ट इंडिकेटर का मैकेनिज्म है लीनियर मोशन इनटू रोटरी मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 98, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू चेक द रन आउट ऑफ क्रैंकशाफ्ट जर्नल? क्रैंकशाफ्ट जर्नल के रन आउट को जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? रन आउट का मतलब है उसकी शेप में मिस अलाइनमेंट आ गई। जो क्रैंकशाफ्ट है अगर हमारी मिस अलाइन हो जाएगी तो उसको हम रन आउट बोलते हैं। तो उस रन आउट को चेक करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का उपकरण का प्रयोग किया जाता है ये पूछा गया। ऑप्शन आपके पास है टेलीस्कोपिक गेज, डायल टेस्ट इंडिकेटर, बोर डायल गेज या वर्नियर गेज। तो किसी भी शाफ्ट की जो रन आउट है या मिस अलाइनमेंट है उसको चेक करने के लिए हम यूज करते हैं डायल टेस्ट इंडिकेटर का, जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था उसका फिगर डायल टेस्ट इंडिकेटर का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी पर हम मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 99, विच गेज यूज टू चेक द स्पार्क प्लग गैप? स्पार्क प्लग के गैप की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? आप लोगों को समझाने के लिए मैंने डायग्राम दिखा रखा है। ये होता है हमारा स्पार्क प्लग। आपने बाइक में भी देखा होगा, जो भी पेट्रोल के इंजन होते हैं उसमें स्पार्क प्लग ही होता है। इसकी मदद से ही पेट्रोल इग्नाइट होता है। तो एक जरूरी कंपोनेंट होता है हमारे पेट्रोल इंजन का। तो ये पूछा गया स्पार्क प्लग में जो गैप होता है इसके बीच में एक स्पेसिफिक गैप रखा जाता है। ये गैप ना ज्यादा होता है ना कम होता है, तो एक स्पेसिफिक गैप होता है। तो उसको चेक करने के लिए हम कौन से गेज का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन आपके पास टेलीस्कोपिक गेज, बी ऑप्शन वर्नियर गेज, सी ऑप्शन है पिच गेज या डी ऑप्शन है फिलर गेज। तो इस डायग्राम में दिख भी रहा है हम फिलर गेज के द्वारा इस गैप को चेक कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा डी, फिलर गेज। फिलर गेज पे हम टिक करेंगे। और फिलर गेज क्या होती है, हमारी पत्तियां होती हैं अलग अलग साइज की, जिससे हम इसके अंदर डाल के पता कर सकते हैं और इन पत्तियों पर उसका साइज लिखा होता है, उसके गैप का पता लग जाता है वो कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 100, विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक द पिस्टन रिंग एंड गैप? पिस्टन रिंग एंड गैप को चेक करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ये भी वही आ गया, क्या चेक करना हमने, गैप चेक करना। तो गैप चेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। समझाने के लिए मैंने दोबारा एक डायग्राम लिया। ये होते हैं हमारे फिलर गेज, ये पत्तियां होती हैं जिसपे अलग अलग ऐसे साइज लिखे होते हैं। तो स्पार्क प्लग का गैप चेक करने के लिए हम फिलर गेज का ही प्रयोग करते थे। और यहाँ पर अगर पिस्टन रिंग के जो एंड का गैप है, यानी लगभग जो भी गैप चेक करने होते हैं फिलर गेज के द्वारा ही करते हैं। तो यहाँ भी आंसर क्या हो जाएगा हमारा फिलर गेज। तो इस क्वेश्चन के लिए किस पर टिक करेंगे, ए पर टिक करेंगे। ए हमारा आंसर हो जाएगा, बाकी देखने की जरूरत नहीं रही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 101, व्हाट आर द टू इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड टू मेजर द वार्पेज ऑफ फ्लाई व्हील? फ्लाई व्हील के वार्पेज को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले दो उपकरण हैं, उनके नाम क्या होंगे? देखो फ्लाई व्हील का वार्पेज का मतलब क्या है, अगर उसकी शेप में कुछ चेंज आ जाता है, फ्लाई व्हील की शेप आकार बदल जाता है तो उसको रैपेज बोलते हैं। तो उस वार्पेज के कारण इसमें वाइब्रेशन आना शुरू हो जाती हैं। तो फ्लाई व्हील की वाइब्रेशन आएंगी तो इंजन में भी वाइब्रेशन आना शुरू हो जाएंगी। तो इसको चेक करने के लिए किन इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है ये पूछा गया है।
तो इसको चेक करने के लिए हम यूज करते हैं स्ट्रेट एज एंड फिलर गेज का। तो कहां ये ऑप्शन में देख लेते हैं, ये रहा डी ऑप्शन में स्ट्रेट एज एंड फिलर गेज। तो आपने ये याद ही रखना है, स्ट्रेट गेज और फिलर गेज का प्रयोग करते हैं हम वार्प पेज को चेक करने के लिए फ्लाई व्हील के, जिसकी वजह से इसमें वाइब्रेशन आ सकती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 102, विच प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर टेकिंग एक्सटर्नल, इंटरनल एंड डेप्थ मेजरमेंट, बाहरी, आंतरिक और गहराई माप लेने के लिए किस परिशुद्धता उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके पास है वर्नियर कैलिपर, डेप्थ माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर एंड आउटसाइड माइक्रोमीटर। देखो ये चार के चार जो ऑप्शन है ये हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन यहाँ पूछा गया है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम जिससे हम एक्सटर्नल यानी कि बाहरी डायमेंशन भी पता कर सकते हैं, इंटरनल डायमेंशन यानी कि आंतरिक डायमेंशन भी माप सकते हैं और डेप्थ भी मापी जा सकती है। तो उस उपकरण का नाम हमारा वर्नियर कैलिपर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। और वर्नियर कैलिपर आप लोगों ने देखा होगा इस प्रकार से दिखता है। इसमें हम क्या करते हैं, जो बाहर की डायमेंशन होती है उसको मेजर करने के लिए ये नीचे वाले जा है इनका प्रयोग करते हैं, और जो हमारी इंटरनल डायमेंशन होती है, आंतरिक डायमेंशन होती है, उसको मापने के लिए इस तरह के जा का प्रयोग करते हैं। और इस ब्लेड के नीचे हमारी एक डेप्थ रोड होती है, उस डेप्थ रोड की मदद से हम किसी की भी डेप्थ भी माप सकते हैं। तो एक्सटर्नल, इंटरनल और डेप्थ मेजरमेंट के लिए, तीनों के लिए हम वर्नियर कैलिपर का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 103, व्हाट इज द यूज ऑफ रेचेट स्टॉप इन आउटसाइड माइक्रोमीटर? आउटसाइड माइक्रोमीटर में रेचेट स्टॉप का उपयोग क्या होता है, किस लिए उसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए है आपके पास प्रिवेंट लोड, बी ऑप्शन है प्रिवेंट स्पीड, गति को रोकने के लिए, सी ऑप्शन है प्रिवेंट एक्सेसिव प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर को रोकने के लिए, डी ऑप्शन है प्रिवेंट स्लाइडिंग। तो जो रेचेट स्टॉप होता है हमारे माइक्रोमीटर में उसका प्रयोग हम करते हैं प्रिवेंट एक्सेसिव प्रेशर। उसका जो प्रेशर है ज्यादा ना लग जाए उसको रोकने के लिए हम रेचेट स्टॉप का प्रयोग करते हैं। देखो माइक्रोमीटर में जब भी हमें किसी पार्ट की डायमेंशन लेनी होती है तो पीछे से हम उसको ऐसे घुमाते घुमाते चलेंगे तो हमारा जो स्पिंडल है उसको टच कर जाएगा पार्ट को जिसकी डायमेंशन लेनी है। तो उस पार्ट पर एक्स्ट्रा प्रेशर ना लगे उसको रोकने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए हम रेचेट स्टॉप का प्रयोग करते हैं। एक लिमिट के बाद वो क्या है, फ्रीली घूमना शुरू हो जाता है और हमारा जो पार्ट है उस पर स्क्रैच या कोई इंडेंट नहीं पड़ता, हमारा वो पार्ट सेफ रहता है। तो उस एक्स्ट्रा प्रेशर को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, प्रयोग रेचेट स्टॉप का प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 104, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर? आउटसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या होगी, ये डायग्राम आपको क्वेश्चन में दिया होगा। ये आउटसाइड माइक्रोमीटर का स्केल है, इसको देख के आपने बताना है ये कितनी रीडिंग है, यानी रीडिंग पढ़ के बतानी है। तो आप डायरेक्ट शुरू करते हैं। देखो ये है हमारा मेन स्केल, मेन स्केल पे हम रीडिंग देख सकते हैं, ये पे यहाँ पर 0 है, ये हो जाएगा हमारा 0.5, नीचे वाला जो ये डंडा है ऊपर यहाँ पर 1 है, और ये जो डंडा हमारा कितना हो जाएगा 1.5 mm। तो 1.5 तो हमारा ये हो जाएगा, यहाँ पर हो गया हमारा 1.5। इसके बाद हम जो ये स्केल है हमारा सर्कुलर स्केल, इस पर आते हैं, इसको हम माइक्रोमीटर स्केल भी बोलते हैं। यहाँ पर ये जो अलाइनमेंट है, इस लाइन की अलाइनमेंट किसके साथ है, इस लाइन के साथ है, और इस लाइन की रीडिंग कितनी हो जाएगी, यहाँ पर ये 40 है, इधर हमारी रीडिंग बढ़ रही है, तो 40 में से 1 कम कर दिए, कितना हमारा 39 है, तो इसको हम लिखेंगे 0.39 mm। अब इन दोनों रीडिंगों को जोड़ दो, क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा, इसको 0 मान सकते हैं, ये हो जाएगा 9, 5 और 3 8.1। तो इसकी जो रीडिंग है 1.89 मिलीमीटर आ जाएगी। ऑप्शन में देख लेते हैं, ये रहा हमारा बी ऑप्शन में 1.89 मिलीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी पर टिक करेंगे। तो ये भी आसान था, पहले मेन स्केल की रीडिंग लिख लेंगे और जो माइक्रोमीटर की रीडिंग देखेंगे उसको पहले हम 0 लगा लेंगे, 0.39, जितनी भी रीडिंग हो, जैसे 39 था तो 0.39 लिख लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो हमारी रीडिंग आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 105, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्पिंडल इन फुल रोटेशन ऑफ द थिम्बल इन आउटसाइड माइक्रोमीटर? आउटसाइड माइक्रोमीटर में जब थिम्बल की एक फुल रोटेशन हो जाती है तो जो हमारा स्पिंडल है वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास है 2 mm, 1.5 mm, 1 mm या 0.5 mm। जो थिम्बल की फुल रोटेशन है, अगर उसको पूरा एक रोटेशन घुमा देंगे थिम्बल को तो जो हमारा स्पिंडल है वो कितना आगे बढ़ता है, उसकी लेंथ कितनी होती है, 0.5 mm आगे बढ़ जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 0.5 mm। तो क्वेश्चन के लिए किस पर टिक करेंगे, डी पर टिक करेंगे। ये आपने याद रखना है, थिम्बल की फुल रोटेशन में स्पिंडल कितना मूव करेगा, 0.5 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 106, विच मेजरिंग गेज नीड टू बी सेट अप टू अ फिक्स्ड डायमेंशन बिफोर यूज? उपयोग करने से पहले किस मापन गेज को एक निश्चित आयाम तक स्थापित करने की आवश्यकता
होती है आपने बताना है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज करने से पहले हम उसकी सेटिंग करते हैं फिक्स डायमेंशन पर। ऑप्शन आपके पास है डेप्थ गेज, बी ऑप्शन है डायल टेस्ट इंडिकेटर, सी ऑप्शन है डायल बोर गेज, डी ऑप्शन है वर्नियर डायल गेज। तो यूज करने से पहले जो उसकी डायमेंशन सेट की जाती है, फिक्स की जाती है, वो हमारा होता है डायल बोर गेज, क्योंकि ये हाईली प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट होता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। सी पर टिक करेंगे डायल बोर गेज। और इसको यूज करने से पहले इसमें कोई डस्ट ना आ जाए, कोई मॉइस्चर ना आ जाए, हम इसको बहुत अच्छे से साबुन के पानी में, गर्म पानी में इसको साफ करते हैं, फिर इसको अच्छे से ड्राई करते हैं, सुखाते हैं, तब जाके इसको यूज किया जाता है डायल बोर गेज को। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 107, विच गेज यूज टू चेक द लीकेज इन द इनलेट मैनिफोल्ड। इनलेट के रिसाव की जांच के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। अगर आपके इंजन के इनलेट मैनिफोल्ड में कोई लीकेज है, वो आपने चेक करनी है, तो कैसे पता लगेगी। ऑप्शन आपके पास है फिलर गेज, वैक्यूम गेज, प्रेशर गेज या एमिशन गेज। तो जो लीकेज है इनलेट मैनिफोल्ड की, उसको चेक करने के लिए हम यूज करते हैं वैक्यूम गेज का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। और वैक्यूम गेज दिखने में ऐसा होता है, ये पिक्चर मैंने समझाने के लिए आपको ली है। वैक्यूम गेज की मदद से हम क्या करते हैं, जो इनलेट मैनिफोल्ड है उसका प्रेशर चेक करते हैं। तो बाहर जो डिफरेंस प्रेशर का आएगा, यानी कि बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है और इनलेट मैनिफोल्ड के अंदर कितना प्रेशर, दोनों का डिफरेंस से हमें पता लग जाएगा कि लीकेज है या नहीं। तो इनलेट मैनिफोल्ड की लीकेज चेक करने के लिए हम कौन से गेज का प्रयोग करते हैं, वैक्यूम गेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 108, व्हाट इज द नेम ऑफ ड्रिलिंग मशीन। निम्न ड्रिलिंग मशीन का नाम क्या है। ये पिक्चर आपको दी होगी क्वेश्चन में। इस पिक्चर को देख के आपने बताना है कि ये कौन से टाइप की ड्रिलिंग मशीन है। ऑप्शन आपके पास है ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन, बी ऑप्शन है रेचेट ड्रिलिंग मशीन, सी ऑप्शन है न्यूमेटिक ड्रिलिंग मशीन और डी ऑप्शन है बेवल गियर ड्रिलिंग मशीन। तो इसमें डायग्राम में कैसे पता लगेगा कि ये कौन से टाइप की है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक हैंडल लगा हुआ है, ये हमारी ड्रिलिंग करने के लिए यहाँ पर वर्क पीस हमारा लग सकता है। तो ड्रिल करने के लिए इसको हमें हाथ से घुमाना पड़ेगा, इस हैंडल को। इसमें बिजली की जरूरत नहीं होती। तो इस मशीन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जहां पर हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी बिजली अनअवेलेबल हो। और इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं हम रेचेट ड्रिलिंग मशीन। तो याद रखना, ये जो डायग्राम है किसका है, रेचेट ड्रिलिंग मशीन का है। और कहाँ प्रयोग करते हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी भी ना हो, हाथ से हम इसका कोई भी पार्ट में वर्कपीस में ड्रिल कर सकते हैं। तो बी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 109, विच ड्रिलिंग मशीन इज यूज्ड टू ड्रिल मल्टीपल होल्स इन वन सेटिंग ऑफ द वर्क। एक ही बार में कई छेदों को ड्रिल करने के लिए किस ड्रिलिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। आपने यानी कि वर्कपीस को एक बार लगा दिया, एक बार सेट कर दिया, एक बार की सेटिंग में ही आप मल्टीपल होल, बहुत सारे होल ड्रिल कर सकते हो। कौन सी मशीन है वो ऐसी, उसका नाम बताओ। तो वो मशीन है आपकी, ऑप्शन ए है हैंड ड्रिल मशीन, जी नहीं। पिलर ड्रिलिंग मशीन, जी नहीं। कॉलम ड्रिलिंग मशीन, जी नहीं। रेडियल ड्रिलिंग मशीन, तो यस यही आंसर हो जाएगा। याद रखना है, जिसमें मल्टीपल होल किए जा सकते हैं एक ही सेटिंग में, वो होती है हमारी रेडियल ड्रिलिंग मशीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी पर हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 110, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कटिंग स्पीड। कर्तन गति यानी कटिंग स्पीड की इकाई क्या है। कटिंग स्पीड कैसे मापते हैं मशीन में। मशीनिंग में कटिंग स्पीड का मतलब होता है कि कितना उसने मटेरियल रिमूव कर दिया। तो जो कटिंग स्पीड है वो मापी जाती है मीटर पर मिनट में। बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, आपने याद रखना, मीटर पर मिनट में मापी जाती है हमारी कटिंग स्पीड। और ये बताती है कि कितना मटेरियल उस मशीन ने रिमूव कर दिया एक मिनट में। तो मीटर पर मिनट इसका आंसर हो जाएगा, ए पर हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 111, विच पार्ट ऑफ ड्रिल इज फिटेड ऑन द मशीन। ड्रिल का कौन सा भाग मशीन पर फिट किया जाता है। देखो, आपको समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम लिया है। इस डायग्राम में किसका है, ड्रिल बिट का है। तो ड्रिल बिट में अलग अलग पार्ट लिखे हुए, ये हमारा पॉइंट है, ये फ्लूट है, ये हमारी लैंड है, ये हमारा सैंक है, और ये हमारी क्या पूरी बॉडी है यहां तक। तो आपने बताना है, जब ड्रिलिंग मशीन में हम इस बिट को फिट करते हैं तो कौन सा पार्ट अंदर की तरफ फिट होता है ड्रिलिंग मशीन में। जिसने ड्रिलिंग मशीन यूज की होगी उसको पता भी होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। और डायग्राम देख के तो ये क्वेश्चन और भी आसान हो जाता है। ऑप्शन आपके पास है ए पॉइंट, बी फ्लूट, सी सैंक या डी बॉडी। तो जो पिछला पार्ट होता है ये पार्ट हम फिट कर देते हैं ड्रिल मशीन में, ड्रिल बिट का। तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं, सैंक बोलते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा सैंक। तो किस पर टिक करेंगे, सी पे टिक करेंगे। ड्रिल बिट का कौन सा हिस्सा हम मशीन में फिट करते हैं, सैंक वाले हिस्से को हम अंदर फिट करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 112, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल बिटवीन द कटिंग एज इन अ ड्रिल। एक ड्रिल के काटने वाले किनारों के बीच में कौन होता है, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके पास है हेलिक्स एंगल, रेक एंगल, क्लीयरेंस एंगल या पॉइंट एंगल। आपको समझाने के लिए मैंने डायग्राम बनाया है कि कटिंग एज के बीच में एंगल कैसे बनता है। तो हमारा देखो, ये हमारा एक कटिंग एज ये है ड्रिल बिट का, एक दूसरा कटिंग एज ये है। तो इन कटिंग एज के बीच में जो ये एंगल है, इस एंगल की बात कही गई है, तो इस एंगल को हम बोलते हैं पॉइंट एंगल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। डी पर हम टिक करेंगे। तो ड्रिल बिट में जो कटिंग एज है उनके बीच में जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं पॉइंट एंगल। तो इस डायग्राम से आपको आसानी से ये याद रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 113, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित कोण का नाम क्या होगा। ये जो डायग्राम है आपको क्वेश्चन में मिलेगा। आपने बताना है ये जो ड्रिल बिट है इसके और इसके बीच में जो एक्स ये लिख रखा है, इस एंगल का नाम क्या है, इसको क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके पास है रेक एंगल, पॉइंट एंगल, हेलिक्स एंगल या लिप क्लीयरेंस एंगल। तो ये जो एंगल है जो दिखाया गया है ऐसे, इसको बोलते हैं हम लिप क्लीयरेंस एंगल। तो इस क्वेश्चन के लिए किस पर मार्क करेंगे, डी पर मार्क करेंगे। डी पर हम टिक करेंगे। और जो क्लीयरेंस एंगल होता है, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, ये क्लीयरेंस एंगल लिप क्लीयरेंस एंगल इसलिए दिया जाता है ताकि हमारी ड्रिल बिट है, जो वर्क पीस है हम काट रहे हैं, जिसमें हम ड्रिलिंग कर रहे हैं, उसके साथ रब ना करे, उसके साथ घिसे ना। इससे क्या होगा, एक तो हमारा वर्क पीस पे स्क्रैच नहीं लगेंगे, दूसरा अगर ये हमारी ड्रिल बिट उसके साथ रब करेगी तो वियर एंड टियर यानी ज्यादा घिसेगी और हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। इसलिए क्लीयरेंस एंगल दिया जाता है ताकि हीट कम से कम प्रोड्यूस हो और हमारा जो ड्रिल बिट है वर्क पीस के साथ घिसे ना। तो इस एंगल को बोलते हैं हम लिप क्लीयरेंस एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 114, व्हाट इज द नेम ऑफ द डाई। निम्न डाई का नाम क्या है। ये जो डाई है, इस डायग्राम आपको क्वेश्चन में दिया होगा, इस डाई का आपने नाम बताना है। एक्चुअल में जो डाई होती है इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो बाहरी थ्रेड करते हैं, चूड़ियां जो काटी जाती हैं, उसको काटने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, डाई का प्रयोग करते हैं। तो आपने इस डाई का नाम बताना है। ऑप्शन आपके पास है सॉलिड डाई, हाफ डाई, सर्कुलर स्प्लिट डाई या रेक्टेंगुलर स्प्लिट डाई। तो इस डायग्राम को देख के आप देख सकते हो ये क्या है, एक तो है गोल यानी कि सर्कुलर है, तो इसके पहला तो नाम यही हो जाएगा सर्कुलर। दूसरा ये बीच में से यहां से टूटी हुई है, स्प्लिट कर दी गई है, तोड़ी हुई है, तो स्प्लिट डाई। तो इसका नाम पूरा क्या हो जाएगा, सर्कुलर स्प्लिट डाई। तो सी पर हम इस क्वेश्चन के लिए टिक करेंगे। तो याद रखने के लिए मैंने आपको रिलेट करा दिया, गोल भी है और बीच में से स्प्लिट भी है, टूटी भी हुई है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, स्प्लिट, सर्कुलर स्प्लिट डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 115, व्हाट इज द टाइप ऑफ रिमर। निम्न रिमर का प्रकार क्या है। जो डायग्राम आपको दिया गया क्वेश्चन में, ये है रिमर। इस रिमर का अपने नाम बताना है। और जो रिमर होता है इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, जहां ऑलरेडी होल कर दिया हमने ड्रिल के द्वारा, उस होल के साइज को बढ़ाना हो या फिनिशिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो जो डायग्राम में रिमर, इसका नाम बताना है आपने। ऑप्शन ए है टेपर सेंक ड्रिल, बी है हैंड रिमर, सी है स्ट्रेट सेंक ड्रिल, डी है मशीन रिमर। तो आपका जो अगला पोर्शन जो है वो कैसा हमारा, इसका साइज जो यहाँ है कितना है, कम है, और यहाँ पर ये ज्यादा है, तो यानी कि ये ऐसे टेपर में है। तो इसका नाम भी यही हो जाएगा, टेपर सेंक ड्रिल। तो किस पे टिक करोगे, ए पे टिक करोगे इस क्वेश्चन के लिए। तो ये जो अगला पोर्शन है टेपर पोर्शन, इसको देखते आपको पता लग जाएगा ये कौन सी ड्रिल है, टेपर सेंक ड्रिल टाइप रिमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 116, विच टाइप ऑफ अब्रेसिव रिमूव्स हैवी स्ट्रोक ऑफ द मटेरियल। किस प्रकार का अपघर्षक अब्रेसिव अधिक सामग्री को हटा देता है। देखो ये सारे अब्रेसिव मटेरियल हैं और अब्रेसिव मटेरियल का प्रयोग हम करते हैं मटेरियल को रिमूव करने के लिए। तो आपने बताना है इनमें से कौन सा मटेरियल है हैवी स्ट्रोक एकदम से रिमूव कर देता है, ज्यादा मात्रा में रिमूव करता है। ऑप्शन आपके पास है एमरी शीट, बी है बोरोन कार्बाइड, ये बोरोन नहीं है बोरोन है, इसको ठीक कर लेना, सी है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और डी ऑप्शन है सिलिकॉन कार्बाइड। तो जो अब्रेसिव हैवी स्ट्रोक को रिमूव करता है वो होता है हमारा सिलिकॉन कार्बाइड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये आपने याद रखना है। वैसे तो ये सारे ही अब्रेसिव मटेरियल है, लेकिन जो सिलिकॉन कार्बाइड अब्रेसिव मटेरियल होता है ये क्या करता है, वर्क पीस से जिसपे हमने रिमूव करना होता है मटेरियल, उसमें हैवी स्ट्रोक रिमूव करता है। तो आंसर हो जाएगा सिलिकॉन कार्बाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 117, व्हाट इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द ड्रिल साइज फॉर रीमिंग। जो रीमिंग प्रोसेस होती है उसमें रीमिंग के लिए ड्रिल का आकार की गणना करने का सूत्र या फार्मूला क्या है। तो जो ड्रिल साइज मापते हम रीमिंग में, उसमें कैसे करते हैं, जो हमारा अंडर साइज होता है और ओवर साइज होता है उन दोनों को जोड़ देते हैं। अंडर साइज को और ओवर साइज को जोड़ देंगे और रिम्ड साइज में से घटा देंगे, दोनों को जोड़ के, तो हमारा क्या आ जाएगा, ड्रिल साइज आ जाएगा। ऑप्शन में देख लेते हैं या कहां पर है।
तो ये रहा हमारा सी ऑप्शन में। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखो ड्रिल साइज इज इक्वल टू रिम्ड साइज, यहां पर माइनस है, माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज, ये ब्रैकेट बंद, यानी कि अंडर साइज और ओवर साइज इन दोनों को जोड़ दो और रिम्ड साइज में से घटा दो तो हमारा क्या आ जाएगा? ड्रिल का साइज आ जाएगा। तो ये फार्मूला होता है, ये अभी आपने डायरेक्टली याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 118, व्हाट इज द मटेरियल यूज्ड इन द हैंड रिमर? हैंड रिमर में प्रयुक्त सामग्री क्या है, यानी कि हैंड रिमर में हम कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? जैसा कि हमने बताया था कि रिमर क्या होता है, रिमर के द्वारा हम होल को अनलार्ज करते हैं, उसके डायमीटर को बढ़ा देते हैं और फिनिशिंग करते हैं उसके अंदर से। जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, चिप होती है, वो रिमूव हो जाती है रिमर के द्वारा। तो जो हैंड रिमर होता है उसके लिए किस मटेरियल का प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास है माइल्ड स्टील, बी ऑप्शन है ब्रास, सी ऑप्शन है HSS और डी ऑप्शन है कास्ट आयरन। तो जो हैंड रिमर होता है उसके लिए जो मटेरियल हम यूज करते हैं वो होता है हमारा HSS। इसकी जो फुल फॉर्म होगी वो होगी हमारी हाई स्पीड स्टील, आप ये याद रख सकते हो। तो HSS यानी कि हाई स्पीड स्टील यूज की जाती है हैंड रिमर को बनाने के लिए उसके मटेरियल के तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 119, व्हाट इज द टाइप ऑफ टैप रेंच? निम्न टैप रेंच किस प्रकार का है? ये जो डायग्राम है ये आपको क्वेश्चन में मिलेगा। ये एक टैप रेंच है, आपने बताना है टैप रेंच का नाम क्या है। ऑप्शन आपके पास है बार टाइप टैप रेंच, टी हैंडल टैप रेंच, सॉलिड टाइप टैप रेंच या एडजस्टेबल टाइप टैप रेंच। तो जो डायग्राम में टैप रेंच दिया गया है ये है हमारा सॉलिड टाइप टैप रेंच इसको हम कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी पर हम टिक करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। और जो टैप रेंच है इसका प्रयोग हम क्या करते हैं? टैप को पकड़ने के लिए। और टैप क्या होता है? टैप के द्वारा हम कोई भी इंटरनल थ्रेड काटते हैं। आंतरिक जो थ्रेड होते हैं, चूड़ियां होती है, उसको काटने के लिए हम क्या करते हैं? टैपिंग करते हैं। तो जो टैप को होल्ड करने के लिए इसमें टैप को डालते हैं और टैप रेंच के द्वारा उसको घुमाते हैं। तो ये एक तरह का टैप रेंच है। और कौन सा टाइप है? सॉलिड टाइप टैप रेंच है। डाई का प्रयोग हम करते हैं एक्सटर्नल थ्रेड यानी कि बाहरी चूड़ियां काटने के लिए, और टैप का प्रयोग करते हैं इंटरनल थ्रेड यानी कि आंतरिक चूड़ियां काटने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर था हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 120, व्हाट इज द टाइप ऑफ द डाई? इस डाई का जो डायग्राम में आपको डाई दिखाई गई है इसका नाम बताना है। और जैसे मैंने बताया था डाई का प्रयोग कहां करते हैं? हम एक्सटर्नल थ्रेड यानी कि बाहरी चूड़ियां काटने के लिए करते हैं। ऑप्शन आपके पास है डाई नट, बी ऑप्शन है हाफ डाई, सी है हमारी सर्कुलर स्प्लिट डाई, ये तो हम देख चुके हैं, ये तो आंसर होगा ही नहीं। और डी ऑप्शन है रेक्टेंगुलर स्प्लिट डाई, रेक्टेंगल शेप ये भी नहीं है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो ये जो डायग्राम में दिखाई गई है डाई, ये होती है हमारी डाई नट, इसको हम बोलते हैं डाई नट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए पर हम टिक करेंगे। और इस डाई नट को हम ऑल्सो नोन एज थ्रेड चेस्टर, इसको थ्रेड चेस्टर भी बोलते हैं या रीथ्रेडिंग डाई भी बोलते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग हम नए जो थ्रेड है, नई चूड़ियां काटने के लिए नहीं करते। जो ऑलरेडी चूड़ियां कटी हुई हैं उसको हम रीथ्रेडिंग करते हैं, यानी कि अगर वो डैमेज हो गई हैं, खराब हो गई हैं या ब्लंट यानी कि उनकी धार कम हो गई है, उसको धार बनाने के लिए डैमेज जो थ्रेड होते हैं, चूड़ियां होती है, उसको ठीक करने के लिए डाई नट का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर है। ए पर हम टिक करेंगे। अब करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन? निम्न ऑपरेशन का नाम क्या है? ये डायग्राम आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, आपने बताना इस डायग्राम को देख के ये कौन सा ऑपरेशन किया जा रहा है। ऑप्शन आपके पास है ड्रिलिंग, बी ऑप्शन है टैपिंग, सी है डाइंग और डी है रीमिंग। तो आप डायग्राम में देख सकते हो यहाँ पर एक हमारा हैंडल है और हैंडल पे आपने दिखा, यहाँ पर एक एरो बना रखे, यानी कि यहाँ से उसको पकड़ना है, ये होल्ड करना, होल्ड करके इसको रोटेट करना, ये जो सिंबल है इसे रोटेट करना है। तो आप देख सकते हो रोटेट जिसको करना है इस हैंडल से, तो यहाँ पर ये क्या लगा हुआ है? एक टूल लगा हुआ है और ये टूल है हमारा रिमर। क्या है ये? रिमर टूल है। तो ये ऑपरेशन भी कौन सा हो जाएगा? रीमिंग, यानी कि रिमर टूल से कौन सा ऑपरेशन होता है? हमारा रीमिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये कौन सा ऑपरेशन किया जा रहा है? रीमिंग ऑपरेशन किया जा रहा है। और रीमिंग ऑपरेशन में हम क्या करते हैं? जो ऑलरेडी होल होता है, देखो ये होल पहले से किया हुआ है, इस होल को अच्छे से फिनिश करते हैं या इसका छोटा मोटा डायग्राम को इंक्रीज करते हैं, एनलार्ज कर सकते हैं। तो जहां होल को थोड़ा सा एनलार्ज करना हो और उसकी अच्छे से फिनिशिंग करनी हो, सरफेस फिनिश उसकी बढ़िया करनी हो, उसकी एक्यूरेसी बढ़ानी हो, तो हम क्या यूज करते हैं? रिमर यूज करते हैं। और उस ऑपरेशन को क्या बोलते हैं? रीमिंग बोलते हैं। तो इस डायग्राम में जो दिखाया गया वो रीमिंग ऑपरेशन है। इस क्वेश्चन का आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 122,
विच डिवाइस इज यूज टू होल्ड द स्ट्रेट शैंक ड्रिल। स्ट्रेट शैंक ड्रिल को पकड़ने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। आपने इस क्वेश्चन में ये बताना है जो ड्रिल का शैंक होता है उसको पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए, जब भी आपको ड्रिलिंग करनी होती है तो उसको होल्ड करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके पास है स्टोक, चक, स्लीव या सॉकेट। तो ड्रिल के शैंक को पकड़ने के लिए हम यूज करते हैं चक का। ड्रिल को कैसे पकड़ा जाता है? चक के द्वारा पकड़ा जाता है। और समझने के लिए चक कैसे होता है ये डायग्राम मैंने लिया आपको समझाने के लिए। तो ये हमारा चक और ये हमारी चक्की। इस चक्की की मदद से यहाँ पर डाल के हम यहाँ डालते हैं ड्रिल बिट और इसको टाइट कर देते हैं। किसकी मदद से? इस चक्की की मदद से। तो होल्ड करने के लिए क्या यूज करते हैं? हम चक का प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 123, which drill machine used to drill small diameter holes up to 6 mm, यानी कि 6 मिलीमीटर तक के छोटे व्यास के छेद को ड्रिल करने के लिए किस तरह की ड्रिलिंग मशीन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ड्रिलिंग मशीन बहुत तरह की होती है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो छोटे होल होते हैं यानी कि अप टू 6 mm, यानी कि वो छोटे होल की बात हम कर रहे हैं, उसके लिए कौन सी ड्रिल मशीन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके पास है बेवल गियर हैंड ड्रिल, न्यूमेटिक हैंड ड्रिल, इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल लाइट ड्यूटी या इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल हैवी ड्यूटी। तो जो छोटे छेद होते हैं 6 mm से भी कम के छेद होते हैं उनको करने के लिए हम सिंपली क्या यूज करते हैं? बेवल गियर हैंड ड्रिल। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ए हो जाएगा। और बेवल गियर हैंड ड्रिल होती कैसी आपने देखी भी होगी, आपको समझाने के लिए मैंने ये डायग्राम लिया है। देखो इसको हाथ की मदद से हम चलाते हैं। ये यहां देख सकते हो जो गियर है ये कौन से हैं? हमारे बेवल गियर हैं, इसलिए इसको बेवल गियर हैंड ड्रिल बोला जाता है। और चलती कैसे? हाथ की मदद से हम इसको घुमाते हैं और यहां लगी होती है हमारी ड्रिल बिट और हम छोटे जो होल होते हैं वो आसानी से कर सकते हैं। हाथ की मदद से, हाथ से घुमा के इसको आसानी से चलाया जा सकता है। तो 6 mm से कम के जो होल होते हैं उनको ड्रिल करने के लिए हम इस मशीन का प्रयोग करते हैं, बेवल गियर हैंड ड्रिल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 124, विच ड्रिलिंग मशीन अचीव वेरियस स्पिंडल स्पीड बाय चेंजिंग द बेल्ट पोजीशन। कौन सी ड्रिल मशीन बेल्ट की स्थिति को बदलकर विभिन्न दूरी गति को प्राप्त करती है। ऑप्शन आपके पास है पिलर ड्रिलिंग मशीन, रेडियल ड्रिलिंग मशीन, कॉलम ड्रिलिंग मशीन या सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग मशीन। यानी कि आपने बताना कौन सी ड्रिलिंग मशीन में हम अलग अलग स्पीड अचीव कर सकते हैं, अलग अलग स्पीड पे उसको चला सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सेंसिटिव बेंच ड्रिल मशीन, डी हम मार्क करेंगे इस क्वेश्चन के लिए अगर ये एग्जाम में आ जाए तो। कैसी होती है समझाने के लिए मैंने ये पिक्चर लिया आपको डायग्राम, ये क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, सिर्फ समझाने के लिए। इसका डायग्राम ऐसे दिखता है, बेंच हमारी जो ड्रिलिंग मशीन होती है और एक्चुअल में मशीन ऐसे होती है। यहाँ पर हमारा जो वर्क पीस है वो रखते हैं और आप देख सकते हो यहाँ पे ड्रिल बिट लगी हुई है और हम इसका होल करते हैं। स्पीड कैसे अचीव करते हैं ये देखो, यहाँ पर हमारे डिफरेंट साइज की पुली लगी हुई है। तो जो हमें स्पीड कम ज्यादा करनी है तो इस बेल्ट को अलग अलग पुली पर हम पोजीशन कर देते हैं। यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सी ड्रिल मशीन में हम अचीव करते हैं वेरियस स्पिंडल स्पीड बाय चेंजिंग द बेल्ट पोजीशन। बेल्ट पोजीशन को चेंज करके अलग अलग तरह की स्पीड कौन सी मशीन में हम प्राप्त करते हैं, तो वो थी हमारी सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग मशीन। इस पर हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 125, विच टाइप ऑफ वाइस इज यूज्ड टू होल्ड अ जॉब फॉर ड्रिलिंग। ड्रिलिंग के लिए जॉब को पकड़ने के लिए किस प्रकार के वाइस का प्रयोग किया जाता है। देखो वाइस हमारे एक वर्क होल्डिंग डिवाइस है, इसमें वर्क पीस को हम होल्ड करते हैं, लेकिन यहां पूछा गया ड्रिलिंग के लिए हम कौन से वाइस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अलग अलग तरह के होते हैं। ऑप्शन आपके पास है बेंच वाइस, लेग वाइस, मशीन वाइस या हैंड वाइस। तो जो ड्रिलिंग करने के लिए हम जॉब को पकड़ते हैं वो कौन से वॉइस में पकड़ी जाती है, वो हमारा आंसर हो जाएगा मशीन वॉइस। तो इस क्वेश्चन के लिए हम किस पे टिक करेंगे? सी पे। और मशीन वॉइस दिखती कैसे है ये हमने समझाने के लिए आपको एक डायग्राम लिया है। ये हमारा मशीन वॉइस है और यहाँ पर हम क्या करते हैं, होल्ड करते हैं वर्क पीस को जिसमें भी हमें ड्रिलिंग करनी होती है और पीछे से इस हैंडल की मदद से उसको टाइट कर देते हैं और ये मशीन वॉइस किसको लगता है, मशीन के ऊपर फिट हो जाता है। तो ड्रिलिंग के लिए वर्क पीस को होल्ड करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मशीन वॉइस का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 126, व्हाट इज द सिलेक्शन ऑफ ए टैप ड्रिल साइज। एक टैप ड्रिल आकार का चयन कैसे किया जाता है, यानी कि आपने ड्रिल को पकड़ने के लिए एक टैप का प्रयोग करना है, तो उस टैप के साइज को आप कैसे डिसाइड करोगे, उसके साइज को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये पूछा गया क्वेश्चन में। ऑप्शन आपके पास है मेजर डायमीटर प्लस पिच, यानी कि मेजर डायमीटर और पिच को जोड़ के। बी ऑप्शन है मेजर डायमीटर गुणा पिच, पिच और मेजर डायमीटर को गुणा करके। सी है मेजर डायमीटर बटे पिच, यानी कि मेजर डायमीटर को भाग कर दोगे पिच से। या डी ऑप्शन है मेजर डायमीटर में से घटा दोगे पिच को।
तो हमारा जो टैप के ड्रिल का साइज है वो कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, उसके लिए यूज करते हैं मेजर डायमीटर में से क्या घटा देते हैं, पिच की वैल्यू घटा देते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा डी। तो मेजर डायमीटर में से पिच को घटाते क्या आ जाएगा हमारा, जो भी हमारा टैप के ड्रिल का साइज आ जाएगा। फॉर एग्जांपल समझने के लिए, जैसे अगर हमारे पास ड्रिल करना जो साइज है वो ये है M5 इंटू 0.75 थ्रेड, इसका मतलब जो 5 है ये क्या हो जाएगा हमारा मेजर डायमीटर की वैल्यू होती है, और 0.75 ये क्या हमारा पिच की वैल्यू है। तो 5 में से 0.75 आ जाएगा, घटा के क्या आ जाएगा 4.25 मिलीमीटर। तो ये 4.25 मिलीमीटर ये किसका साइज हो जाएगा, टैप ड्रिल का साइज हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मेजर डायमीटर में से पिच घटा देते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 127, विच टेपर यूज्ड इन द ड्रिलिंग मशीन। ड्रिलिंग मशीन में कौन सा टेपर का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग तरह के टेपर होते हैं। ऑप्शन आपके पास है पिन टेपर, ब्राउन एंड शार्प टेपर, मैट्रिक टेपर या मोर्स टेपर। तो जो ड्रिलिंग मशीन में यूज किया जाता है वो होता है हमारा मोर्स टेपर, और दिखने में वो ऐसा होता है। ये देखो यहाँ देख सकते हो जो ड्रिल बिट है इसमें पीछे से ये टेपर किया हुआ है। इस टेपर की मदद से ये जो होल्ड कर सकते हैं हम अलग अलग मशीन में, चाहे हमारा ड्रिलिंग मशीन में इसको होल्ड करना हो, चाहे लेथ के टेल स्टोक में इसको होल्ड करना हो, या मिलिंग मशीन में होल्ड करना हो, इस टेपर की मदद से ये आसानी से फिट हो सकता है और आसानी से निकाला जा सकता है। तो जो ड्रिलिंग मशीन होती है उसमें कौन सा टेपर यूज करते हैं, मोर्स टेपर यूज करते हैं। आपने याद रखना है। इस क्वेश्चन के लिए डी पर हम मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 128, व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्टिविटी। निम्न गतिविधि का नाम क्या है। देखो ये गतिविधि दिखा रखी है भाई, ये डायग्राम आपको क्वेश्चन में मिलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर हैमर है, ये ड्रिल बिट है, ये हमारा वर्किंग टेबल है जहां पर मैंने वर्क पीस रखना है, और ये हमारी ड्रिल बिट इसमें कनेक्टेड है। तो इस हैमर की मदद से क्या दिखा रखा है, इस पार्ट को जो टेपर पार्ट था इसको हमने बाहर निकाल दिया, और इसको बाहर निकाल दिया, हमारी जो ड्रिल बिट है वो क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो ये ऑपरेशन कौन सा है, बहुत आसान है, देखते पता लग जाए हम क्या कर रहे हैं, ड्रिल बिट को निकाल रहे हैं, यानी कि रिमूव द ड्रिल। ऑप्शन में देख लो कहां पर है, होल्ड द ड्रिल, जी नहीं, रिमूव द ड्रिल। यस, इस जो एक्टिविटी दिखाई गई इसमें हम कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं, ड्रिल को निकाल रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, ड्रिल को निकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129, विच पार्ट ऑफ ड्रिल फॉर्म्स अ कटिंग एज। ड्रिल का कौन सा हिस्सा कटिंग एज का निर्माण करता है। देखो समझाने के लिए मैंने डायग्राम भी ले रखा है ताकि आपको पता लग जाए कि ड्रिल बिट के जो अलग अलग पार्ट है वो कौन से होते हैं। तो इसमें पूछा गया है जो कटिंग एज बनाता है वो कौन सा पार्ट होता है। ऑप्शन आपके पास है लैंड, पॉइंट, फ्लूट या बॉडी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर पॉइंट है, और ये जो फ्लूट है ये हमारा स्पाइरल पार्ट होता है। शंख जहां से हम होल्ड करते हैं उसको, इसको बोलते हैं, और ये इतना इसके बीच में जो पार्ट होता है इसको हम बॉडी बोलते हैं। तो जो कटिंग एज का निर्माण करता है ड्रिल में वो होता है हमारा फ्लूट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फ्लूट हो जाएगा। आप देख सकते हो ये हमारे फ्लूट जो स्पाइरल पोर्शन है, ये जो आगे ड्रिल बिट मूव करती रहेगी, जो हमारे चिप है वो निकलते रहेंगे, और आप बीच में इसके खाली जगह भी होती है स्पाइरल में, तो चिप हमारे इसके रास्ते के थ्रू बाहर भी निकलते रहते हैं। तो कटिंग एज का निर्माण करते हैं हमारे फ्लूट्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फ्लूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 130, विच पार्ट ऑफ ड्रिल सेपरेट द फ्लूट्स। अब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है ड्रिल का कौन सा भाग फ्लूट को अलग करता है। ऑप्शन आपके पास है लिप, लैंड, कटिंग एज या वेब। तो समझाने के लिए मैंने फिर से एक डायग्राम लिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप सभी को पता है कि जो फ्लूट है ये होते हैं भाई फ्लूट हमारे जो स्पाइरल पार्ट होता है, घुमावदार जो पार्ट होता है। तो इन फ्लूट को अलग कौन करता है, इनको अलग करता है ये वेब, जो सामने से ये इसका फ्रंट व्यू है, ड्रिल बिट का एक तरह से फ्रंट व्यू है। तो ये वेब है, एक तरह का कॉलम की तरह होता है, ये कॉलम सा बनता है, फ्लूट के बीच में बनाया जाता है, जो फ्लूट्स को अलग अलग करता है, सेपरेट करता है। तो यही आंसर हो जाएगा वेब। वेब जो है हमारे ड्रिल में फ्लूट्स को अलग करता है। तो डी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 131, विच एंगल ऑफ ड्रिल बिट प्रिवेंट्स द फ्रिक्शन बिहाइंड द कटिंग एज। ड्रिल बिट का कौन सा कोण काटने के किनारे के पीछे घर्षण को रोकता है, यानी कि वो कौन सा एंगल होता है जब ड्रिल बिट आप वर्क पीस में डालते हो, मूव करते हो, और हमारी ड्रिल बिट है हमारे वर्क पीस से दूर रहती है, रब नहीं करती, वो कौन सा एंगल होता है। ऑप्शन आपके पास है पॉइंट एंगल, रेक एंगल, क्लीयरेंस एंगल या हेलिक्स एंगल। तो वो एंगल होता है हमारा क्लीयरेंस एंगल। सी पर हम मार्क करेंगे। निकासी एंगल हिंदी में कह सकते हैं क्लीयरेंस एंगल। समझने के लिए ये 113 नंबर क्वेश्चन में आया भी था, ऐसे डायग्राम आपको दे रखा था, उस क्वेश्चन में पूछ रखा था कि ये कौन सा एंगल है, तो वहां आंसर हो जाता हमारा क्लीयरेंस एंगल। लेकिन ये समझाने के लिए मैंने दोबारा फिर ले लिया डायग्राम। तो ये होता हमारा क्लीयरेंस एंगल, हम क्लीयरेंस एंगल देते हैं ताकि हमारा जो
अंदर जब ड्रिल जाएगी तो वर्क पीस पे ये रब ना करे, इससे हमारी एक्स्ट्रा हीट भी प्रोड्यूस नहीं होती और हमारी ड्रिल बिट है कम घिसती है, उसमें वीर एंड टियर कम से कम होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्लियरेंस एंगल, जो प्रिवेंट करती है फ्रिक्शन बिहाइंड द कटिंग एज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 132, विच टैप इन ए सेट हैव 4 डिग्री चैम्फर एट इट्स एंड, एक सेट के किस टैप के अंत में 4 डिग्री का चैम्फर होता है। देखो अलग अलग तरह के टैप होते हैं, वो आपने बताना है किसमें 4 डिग्री का चैम्फर होता है। ऑप्शन आपके पास है इंटरमीडिएट टैप, प्लग टैप, टेपर टैप या बॉटमिंग टैप। तो जो 4 डिग्री का चैम्फर होता है, टेपर होता है, वो होता है हमारा टेपर टैप में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा टेपर टैप। और देखने में चैम्फर का मतलब ये होता है, देखो ये मान लिया हमारा टैप है और टैप का प्रयोग हम क्या करते हैं, जो भी हमारी इंटरनल थ्रेड होते हैं यानी कि आंतरिक चूड़ियां उनको काटने के लिए करते हैं। तो ये अलग अलग थ्रेड हैं। तो स्टार्टिंग में आप देख सकते हो थोड़ा थ्रेड के जो साइज है वो कैसे कर रखे हैं, कम कर रखे हैं, टेपर दे रखा है, यानी कि इसमें 4 डिग्री का चैम्फर है, ऐसे थोड़ा सा स्लोप है। तो एक इसमें देते हैं हम टेपर टैप में देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 133, विच टूल इज यूज्ड इन टू टेक इंटरनल थ्रेडिंग इन द कंपोनेंट। ये पिछला जो क्वेश्चन अभी समझा था उसी से रिलेटेड है। पूछा गया कि आंतरिक थ्रेड यानी कि आंतरिक जो चूड़ियां हैं वो काटने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके पास है रिमर, ड्रिल, डाई या टैप। तो अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जो इंटरनल थ्रेड होते हैं, आंतरिक जो चूड़ियां होती हैं किसी पार्ट में अगर आपको काटनी है उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, टैप का प्रयोग करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। और जो एक्सटर्नल यानी कि बाहरी थ्रेडिंग करते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं डाई का। तो यहाँ पूछा गया इंटरनल थ्रेडिंग, आंतरिक चूड़ियां, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, टैप यूज करते हैं। तो डी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 134, व्हाट इज द यूज ऑफ हैंड टैप। अब यहाँ पर हैंड टैप, अभी आप पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कि टैप का प्रयोग क्या करते हैं हम, चूड़ियां काटने के लिए। और कौन सी चूड़ियां, इंटरनल यानी कि आंतरिक। ये हैंड टैप का प्रयोग भी वही होगा। तो देख लो ऑप्शन कहा, टू मेक द एक्सटर्नल थ्रेड, जी नहीं, बाहरी थ्रेड के लिए इसका प्रयोग नहीं करते। टू मेक द इंटरनल थ्रेड, आंतरिक चूड़ियां बनाने के लिए, जी हाँ, यही क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। जो हैंड टैप है या किसी भी प्रकार का टैप है, उस टैप का प्रयोग ही हम इसलिए करते हैं कि किसी पार्ट में जब हमें आंतरिक चूड़ियां काटनी होती, इंटरनल थ्रेड हमें काटने होते। तो बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं रही, किसके टिक करेंगे, बी पर टिक करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 135, विच टाइप ऑफ टैप रेंच प्रिवेंट डैमेज टू द टैप्स। किस प्रकार के टैप रेंच टैप को होने वाले नुकसान को रोकता है। देखो टैपिंग का प्रयोग हम क्या करते हैं, इंटरनल थ्रेड काटने के लिए। अब जब थ्रेड काटते हैं टैप को पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए हम टैप रेंच का प्रयोग करते हैं। तो इसमें पूछा गया है अलग अलग तरह के टैप रेंच होते हैं, वो कौन सा टैप रेंच है जो टैप को डैमेज यानी नुकसान होने से बचाता, उसका नुकसान नहीं करता और आसानी से उसको होल्ड भी कर लेता, पकड़ भी लेता। ऑप्शन आपके पास है पाइप रेंच, टेंशन रेंच, सॉलिड रेंच या टॉर्क रेंच। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा सॉलिड रेंच। ठोस रेंच जो होता है वो उसको आसानी से होल्ड भी कर लेता है और टैप को डैमेज नहीं करता, उसको नुकसान नहीं पहुंचाता। तो इस क्वेश्चन के लिए हम किस पर टिक करेंगे, सी पर टिक करेंगे। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 136, विच टूल इज यूज टू मेक द एक्सटर्नल थ्रेड ऑन द पाइप। पाइप पर बाहरी चूड़ी बनाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। पिछली वीडियो में हमने देखा था जो इंटरनल थ्रेड है, इंटरनल थ्रेड के लिए आंतरिक चूड़ियां काटने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, टैप का प्रयोग करते थे। लेकिन यहाँ पूछा गया है एक्सटर्नल थ्रेड यानी कि बाहरी चूड़ियां काटनी है आपने पाइप पर, तो बाहरी चूड़ियां काटने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, डाई का प्रयोग करते हैं। इसको आपने याद रखना है। ऑप्शन में देख लेते हैं, टैप ये आंसर नहीं होगा, ये इंटरनल थ्रेड के लिए होता है, ड्रिल हम होल के लिए करते हैं। ये सी ऑप्शन हमारी क्या है, डाई, और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। डाई का जो उपयोग करते हैं हम किसके लिए करते हैं, एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए, यानी कि बाहरी चूड़ियां अगर आपको कहीं भी काटनी है किसी भी पार्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 137, विच इज यूज टू होल्ड द डाई। डाई को पकड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। डाई का प्रयोग हम थ्रेड काटने के लिए करते हैं। अब इसको होल्ड भी करना होगा तो उसको होल्ड करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास है रेंच, स्पैनर, स्टोक या चक। तो जो डाई को होल्ड करते हैं वो किसकी मदद से करते हैं, वो करते हैं हमारा स्टोक की मदद से। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा सी। और समझाने के लिए मैंने डायग्राम लिया है, इस प्रकार की होती है हमारी डाई, और डाई को होल्ड करने के लिए ये हमारा डाई स्टोक। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हम होल्ड कर देते हैं डाई, और जो चूड़ियां काटनी होती है इसमें होल्ड करके जिस पार्ट पे हमें चूड़ियां काटनी रख के ऐसे रोटेट करते हैं, उसके ऊपर क्या हो जाती है, चूड़ी कट जाती है, थ्रेड कट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 138, विच इज द मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल कौन सा है।
ऑप्शन आपके पास है चीजल, स्क्रैपर, रिमर, स्निप। तो ये अलग अलग टूल के नाम आपको दे रखे हैं, इनमें से आपने बताना मल्टी पॉइंट कटिंग टूल कौन सा होता है। तो जो चीजल है, स्क्रैपर है, स्निप है, ये हमारे क्या है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। लेकिन जो रिमर होता है, जिसका प्रयोग हम क्या करते हैं, होल को एनलार्ज करने के लिए और उसकी फिनिशिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ये मल्टी पॉइंट कट टूल होता है। यानी कि देखो, समझाने के लिए मैंने आपको एक डायग्राम लिया है, ये क्या हमारा रिमर है और आप देख सकते हो इसके अगले पोर्शन पर हमारे ये कटिंग एज है। और कटिंग एज क्या होगा, जब हमारा ये होल के अंदर जाएगा तो इसका जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है वो ज्यादा होगा, एक पॉइंट पर कॉन्टेक्ट नहीं करेगा, ये हर पॉइंट पे कॉन्टेक्ट करेगा, जहां जहां भी इसके एज अंदर जाएंगे पूरे सरफेस पे कॉन्टेक्ट करेगा। यानी कि मल्टी पॉइंट कॉन्टेक्टिंग है ये, इसलिए इसको मल्टी पॉइंट कटिंग टूल भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा, रिमर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 139, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए रिमर। रिमर का पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है, आपने बताना है। ऑप्शन आपके पास है ड्रिलिंग होल इन द थिन शीट, पतली शीट में ड्रिल करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ड्रिलिंग डीप होल, गहरे छिद्र को ड्रिल करने के लिए। रिमूविंग बर्स, बर को दूर करने के लिए। या डी ऑप्शन एनलार्जिंग एंड फिनिशिंग द होल, छेद को बढ़ाने के लिए और उसको फिनिश करने के लिए। तो रिमर का पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था और पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, जो रिमर टूल होता है इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, एनलार्जिंग एंड फिनिशिंग द होल। जो होल आपने ऑलरेडी कट कर रखे हैं किसकी मदद से, ड्रिलिंग की मदद से, लेकिन उसको फिनिश करना है, उसके सरफेस फिनिश को बेटर करना है, तो हम किसका यूज करते हैं, रिमर का यूज करते हैं। या आपको वो होल थोड़ा सा बढ़ाना है, आपने उसके साइज को क्या करना है, इंक्रीज करना, एनलार्ज करना, तो भी हम रिमर का प्रयोग कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा एनलार्जिंग एंड फिनिशिंग होल, छेद को बढ़ाना और फिनिश करना, तो डी पर मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 140, विच इज द हार्डेस्ट अब्रेसिव मटेरियल। सबसे कठोर अपघर्षक पदार्थ कौन सा होता है। ऑप्शन आपके पास है डायमंड, बोरोन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड। देखो ये चारों के चारों क्या है, अब्रेसिव मटेरियल हैं, लेकिन ये पूछा गया इन चारों में से सबसे हार्डेस्ट कौन सा है। तो आप इसको आसानी से बता सकते हो, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में सबसे हार्डेस्ट मटेरियल कौन सा होता है, जी हाँ, डायमंड यानी कि हीरा। तो अब्रेसिव मटेरियल भी क्या हो जाएगा, हार्डेस्ट अब्रेसिव मटेरियल है डायमंड या हीरा। इस क्वेश्चन का आंसर ए पर टिक करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। हार्डेस्ट मटेरियल कौन सा होता है हमारा, सबसे जो हार्ड होता है, सख्त होता है, वो डायमंड होता है, हीरा होता है। और हार्डेस्ट अब्रेसिव मटेरियल भी क्या हो जाएगा हमारा, डायमंड या हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141, विच प्रोसेस इंप्रूव द सीलिंग बिटवीन द टू मेटिंग पार्ट। कौन सी प्रक्रिया मेटिंग पार्ट के बीच सीलिंग में सुधार करती है। ऑप्शन आपके पास है फिलिंग, ग्राइंडिंग, रीमिंग या लैपिंग। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, मेटिंग पार्ट। मेटिंग का पार्ट का मतलब होता है दो पार्ट जो एक दूसरे से जोड़ने होते हैं, चिपकाने होते हैं एक दूसरे के साथ। तो यहां पर सीलिंग कब इंप्रूव होगी, यानी उनके बीच में जो सीलिंग होगी वो तो अच्छे से कब होगी, जब उनकी जो फ्लैटनेस है, उनकी सरफेस फिनिश है बहुत अच्छी हो, यानी कि एकदम से वो फ्लैट हो, उनके बीच में इरेगुलरिटी ना हो। जितने अच्छे से वो चिपक जाएंगी उतनी उसमें अच्छी क्या हो जाएगी, सीलिंग हो जाएगी उन मेटिंग पार्ट में। तो इस सीलिंग को इंप्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले बेटर सरफेस फिनिश चाहिए। तो बेटर सरफेस फिनिश के लिए जो प्रोसेस होती है वो होती है हमारी लैपिंग। याद रखना, लैपिंग जो प्रोसेस होती है उसमें हम सरफेस फिनिश को बहुत बेस्ट करते हैं। और कैसे करते हैं, देखो जैसे ये हमारा वर्क पीस है और दोनों साइड हम ऐसे टूल का प्रयोग करते हैं, बीच में हम ग्रेन्स डालते हैं, अब्रेसिव ग्रेन डालते हैं। अब्रेसिव मटेरियल अपने पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे, अलग अलग तरह के अब्रेसिव ग्रेन होते हैं। और इनको कैसे करते हैं, वर्क पीस को इन दोनों पार्ट्स के बीच में घुमाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, अपर लैप और लोअर लैप। क्योंकि प्रोसेस कौन सी होती है, लैपिंग होती है। तो अपर लैप और लोअर लैप के बीच में हम क्या करते हैं, वर्क पीस को अच्छे से घुमाते हैं अब्रेसिव मटेरियल डालकर, जिससे उसकी सरफेस फिनिश, फ्लैटनेस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, यानी कि सबसे बेस्ट हो जाती है। और उसकी वजह से इसके बीच में जो सीलिंग है वो अच्छे से हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था हमारा, लैपिंग। डी पर हम टिक करेंगे। इसमें जो फिगर मैंने ली है ये आपको समझाने के लिए ली है, ये आपको उसमें नहीं मिलेगी क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 142, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट कटिंग स्पीड। कर्तन जो गति होती है उसको ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो जो कटिंग स्पीड होती है मशीन में, उसको फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला यूज करते हैं पाई डी एन बाई 1000, यानी कि 1000, जिसमें पाई की वैल्यू क्या होती है आपको सभी को पता, 22/7। और डी क्या है यहाँ पर, डायमीटर है, और मिलीमीटर में इसको हम लेते हैं। एन जो है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, यानी कि जो स्पिंडल है वो एक पर मिनट क्या जाएगा, पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में कितने बार रिवोल्व कर रहा है, वैल्यू होती है एन, और बटे क्या कर देते हैं 1000। तो इससे क्या आ जाएगी, हमारी कटिंग स्पीड आ जाएगी। तो ये फार्मूला देख लो किस ऑप्शन में है।
तो आप देख सकते हैं जो फार्मूला है डी ऑप्शन में पाई डी एन बाय 1000। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पाई डी एन बटे 1000। डी पर हम टिक करेंगे। आपने फार्मूला डायरेक्टली याद रखना, पाई डी एन बाय 1000। डी है डायमीटर, एन है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 143, व्हाट इज द रीजन फॉर वीक कटिंग एज इन द ट्विस्ट ड्रिल। ट्विस्ट ड्रिल की कमजोर कटिंग के क्या कारण हो सकते हैं। ऑप्शन आपके पास है, क्लियरेंस एंगल इज टू स्मॉल, यानी कि जो क्लियरेंस एंगल बहुत छोटा है। क्लियरेंस एंगल इज टू हाई, क्लियरेंस एंगल बहुत अधिक है। लिप एंगल इज टू स्मॉल, या लिप एंगल इज टू हाई। तो देखो जो कटिंग एज है, ये हमारा कटिंग एज है। ये जो पिक्चर मैंने समझाने के लिए आपको ली है, आपको पता है ये जो एंगल होता है, ये कौन सा एंगल होता है, क्लियरेंस एंगल होता है, जो हम प्रोवाइड करते हैं ताकि वर्कपीस के साथ रब ना करे, जो फ्रिक्शन है वो कम से कम हो। तो यहां पूछा गया है वीक कटिंग एज। तो अगर हम इस एंगल को, कौन से एंगल को, क्लियरेंस एंगल को बहुत बढ़ा दें, एक वैल्यू से ज्यादा कर दें, तो हमारा जो टिप है वो कैसे बन जाएगी, बहुत पतली सी बन जाएगी, नुकीली बन जाएगी। यानी कि जो क्लियरेंस एंगल है उसको हम ज्यादा कर दें, बढ़ा दें, तो ये जो नुकीली है, ये कटिंग एज है हमारा क्या हो जाएगा, पतला सा हो जाएगा और हमारा ये आसानी से टूट सकता है, यानी कि वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा, क्लियरेंस एंगल इज टू हाई। अगर क्लियरेंस एंगल ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो हमारा जो कटिंग एज है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 144, व्हाट इज द रीजन फॉर ट्विस्ट ड्रिल डज नॉट कट। ट्विस्ट ड्रिल कटिंग न करने का कारण क्या है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई हमारी जो ट्विस्ट ड्रिल है वो कट ही नहीं कर रही है, तो इसका मतलब जो है जो हमारा जो क्लियरेंस एंगल है इसकी वैल्यू बहुत कम हो गई है। अगर इसकी वैल्यू कम हो जाएगी तो हमारी जो ड्रिल बिट है ऐसे बिल्कुल चौड़ी हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी, आगे से क्या हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी। और जब हम उसको ड्रिल करने की कोशिश करेंगे तो वो ड्रिल नहीं कर पाएगी, कट नहीं कर पाएगी। यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि क्लियरेंस एंगल इज टू स्मॉल। तो इन दोनों क्वेश्चन को याद रखना। इस क्वेश्चन के लिए ए पर टिक करेंगे। जब हमारा क्लियरेंस एंगल बहुत हाई हो जाएगा तो हमारा कटिंग एज क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन अगर क्लियरेंस एंगल को हम बहुत कम कर देंगे तो हमारा ट्विस्ट ड्रिल क्या हो जाएगा, कट ही नहीं करेगा। तो हमारा जो एंगल है क्लियरेंस एंगल, उसकी एक वैल्यू सेट होती है, उसी के बीच में उसको रखते हैं, ना ज्यादा हाई ना ज्यादा लो। तो दोनों क्वेश्चनों को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 145, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द होल इफ वोर्न आउट रिमर इज यूज्ड। यदि घिसा हुआ रिमर प्रयोग करते हैं तो छेद पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन आपके पास ओवर साइज हो जाएगा, अंडर साइज हो जाएगा, करेक्ट साइज का होगा, या नॉर्मल साइज का। देखो आप सभी को पता है रिमर का जो प्रयोग हम कब करते हैं, जब भी हमें किसी होल की जो पहले ऑलरेडी ड्रिल कर रखा है उसकी सरफेस फिनिश अच्छे से करनी हो, या उसके साइज को थोड़ा सा एनलार्ज करना हो। तो यहां पूछा गया वोर्न आउट, यानी कि घिसा हुआ रिमर आपने यूज किया। अगर रिमर ही घिसा हुआ यूज कर लिया, यानी उसका साइज क्या हो गया, कम हो गया, एक्चुअल साइज से क्या हो गया, कम हो गया, घिस चुका है वो। तो जो हमारा होल होगा वो कैसा होगा, हमारा अंडर साइज होगा, यानी कि साइज से कम हो जाएगा ऑटोमेटिक है। जब रिमर ही हमारा साइज में कम हो चुका है, वोर्न आउट हो चुका है, घिस चुका है, तो जो होल हम उससे बनाएंगे, जो सरफेस फिनिशिंग हम बनाएंगे किसी होल की, वो भी क्या हो जाएगी, अंडर साइज हो जाएगी, यानी कि साइज से कम हो जाएगी, अंडर हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 146, हाउ इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ कंडक्टर। एक चालक यानी कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन कैसे चलते हैं या किसके कारण चलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास है करंट यानी कि विद्युत धारा, रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, कंडक्टेंस, या डी ऑप्शन है वोल्टेज डिफरेंस। तो जो कंडक्टर होता है, यानी कंडक्टर क्या होता है, जिसमें करंट आसानी से फ्लो कर सकता है। जैसे कोई भी मेटल होता है उसमें करंट आसानी से फ्लो कर सकता है, उसको हम कंडक्टर बोलते हैं। और जो इंसुलेटर होते हैं उनमें करंट फ्लो नहीं करता, जैसे कि प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या है, इंसुलेटर है। तो यहाँ कंडक्टर में पूछा गया इलेक्ट्रॉन मूव कैसे करते हैं, तो वो करते हैं वोल्टेज डिफरेंस के कारण। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा डी हो जाएगा। अगर किसी भी कारण से, जैसे हम बैटरी या सेल लगा दें और उसके बीच में वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट कर दें, तो उनकी वजह से क्या होगा, हमारे इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं किसके कारण, वोल्टेज डिफरेंस के कारण करते हैं। तो डी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 147, विच इज द ओम्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ओम की गणितीय अभिव्यक्ति यानी कि सूत्र कौन सा है। चार ऑप्शन आपको दी गई है, आपने बताना है जो ओम्स लॉ है वो उसकी जो एक्सप्रेशन है मैथमेटिकल वो कौन सी है। तो पहले ओम्स लॉ समझते हैं। ओम्स लॉ कहता है जो वोल्टेज होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, हमारे करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी को चेंज कर दें तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, हमारा आर आ जाएगा, आर आई। तो वी किसके बराबर हो जाएगा, आर आई। तो जो हमारा ओम्स लॉ है वो एक एक्सप्रेशन है जो रिलेशन बताती है किसके बीच में, वोल्टेज के,
रेजिस्टेंस के, आर को क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस और करंट। तो इन तीनों के बीच में जो रिलेशन बताती है उसको क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या R इज इक्वल टू आई क्या हो जाएगा हमारा, V अपॉन आई हो जाएगा भाई, अगर I को इसके नीचे लिया है, या अगर I की फॉर्म में देखें तो I इज इक्वल टू V अपॉन R हो जाएगा। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चाहे ऐसे दे रखी हो, चाहे ऐसे दे रखी हो, चाहे ऐसे दे रखी हो, ऑप्शन में इनमें से कोई भी है वही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं, देखो I इज इक्वल टू वी आर, देखो ए ऑप्शन में देखो यही आंसर भी हो जाएगा, I इज इक्वल टू वी आर। तो ये तीन तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं अलग अलग। तो यहाँ दे रखा I इज इक्वल टू वी आर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। किसके टिक करेंगे, ए पर टिक करेंगे, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं रही। लेकिन आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, हमारा करंट के होता है। तो इन तीनों के बीच में रिलेशन है वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट के बीच में। तो एक्सप्रेशन को हम तीनों तरीके से लिख सकते हैं। तो ये कोई भी ऑप्शन में दिया जा सकता है। तो इसके लिए हमारा ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 148, व्हाट टाइप ऑफ रजिस्टर इज यूज्ड इन द व्हीकल फ्लैशर यूनिट, वाहन फ्लैशर इकाई में किस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके पास है ब्लास्ट रजिस्टर, फिल्म रजिस्टर, प्रिंटेड रजिस्टर या इंटीग्रेटेड रजिस्टर। देखो रजिस्टर क्या होता है, देखो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोधक बोलते हैं या प्रतिरोधक बोलते हैं। ये हमारे करंट के फ्लो को क्या करता है, कंट्रोल करता है, यानी कि रजिस्ट करके उसमें कितना उसमें रेजिस्टेंस देना है, अपोज करना है, उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो पूछा गया जो हमारे व्हीकल होते हैं, गाड़ियां होती हैं या बाइक होती है, उसमें जो फ्लैशर यूनिट होती है उसमें कौन से तरह का रजिस्टर यूज किया जाता है। तो उसमें हम यूज करते हैं ब्लास्ट रजिस्टर का। आपने याद रखना, जो फ्लैशर लाइट होती है, फ्लैशर यूनिट होती है किसी भी व्हीकल की, उसमें हम क्या सा यूज करते हैं, ब्लास्ट रजिस्टर का, जो कि दिखने में इस प्रकार का होता है। ये डायग्राम मैंने आपको समझाने के लिए लिया है। ये क्या हमारा ब्लास्ट रजिस्टर है। तो इसका प्रयोग किया जाता है हमारी फ्लैशर यूनिट में, जिसमें फ्लैश लगाते हैं जब भी हमें पासिंग करनी होती है बाइक या कार। आपने देखा हम क्या करते हैं, फ्लैश का प्रयोग करते हैं ताकि सामने वाला चौकन ना हो जाए कि हम अभी ओवरटेक करने वाले हैं। तो उस फ्लैशर यूनिट में हम कौन सा रजिस्टर यूज करते हैं, ब्लास्ट रजिस्टर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 149, विच मटेरियल इज रिक्वायर्ड टू मेक द इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स, जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स उनको बनाने के लिए किस सामग्री की आवश्यकता होती है या कौन सी सामग्री यूज की जाती है। ऑप्शन आपके पास है जिंक यानी कि जस्ता, स्टील यानी कि इस्पात, सिलिकॉन या कॉपर जिसको हम तांबा भी बोलते हैं। तो जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होती है दिखने में इस प्रकार की होती है, आपने देखी भी होंगी, सुनी भी होगी, आईसी बोलते हैं जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आईसी। आपने जब मोबाइल फोन नए नए शुरू हुए थे या आप भी, तो आप जब खराब हो जाता है कस्टमर केयर में लेके जाते हो, शॉप पे लेके जाते हो, तो मिस्त्री कहता है कि इसकी आईसी जल चुकी है। तो आईसी दिखने में इस प्रकार की होती है, अलग अलग तरह की आईसी होती है। तो ये जो आईसी होती है किस मटेरियल की बनी होती है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये जो टर्मिनल है नीचे इसके, वो किस मटेरियल के बने होते हैं, वो बने होते हैं हमारे सिलिकॉन के। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आपने याद भी रखना और पता भी होना चाहिए जो आईसी होती है उसमें किसके बनी होती है, जो टर्मिनल है सिलिकॉन के बने होते हैं। तो आईसी किसकी बनी है होगी, सिलिकॉन की बनी होगी। सी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150, व्हाट इज द नेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिंबल, निम्न इलेक्ट्रॉनिक प्रतीक का नाम बताना है आपने। ये डायग्राम आपको क्वेश्चन में मिलेगा, इस डायग्राम को देख के बताना है ये किस इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट का किसका सिंबल ये है। ऑप्शन आपके पास है डायोड, स्विच, बैटरी या ट्रांजिस्टर। तो इस प्रकार से ट्रायंगल बनी हुई और ऐसे बना हो, दोनों साइड से एक हमारा पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, इधर ये पॉजिटिव होता है और इधर नेगेटिव होता है। तो ये जो सिंबल होता है किसके लिए प्रयोग करते हैं, हम डायोड के लिए प्रयोग करते हैं। ए पे हम टिक करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, आपने याद रखना। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 151, विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इज यूज्ड एज ए सॉलिड स्टेट स्विच, सॉलिड स्टेट स्विच के रूप में किस इलेक्ट्रॉनिक घटक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके पास है इंडक्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर या ट्रांजिस्टर। तो ये चार जो ऑप्शन दिए गए हैं ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। तो ये आपने बताना इन चार में से किसका हम प्रयोग कर सकते हैं एज ए सॉलिड स्टेट स्विच, स्विच की तरह जिसका प्रयोग किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ट्रांजिस्टर। किस पर टिक करेंगे, डी पर टिक करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। जो ट्रांजिस्टर होता है ये एक तरह से एक सेमी कंडक्टर डिवाइस होती है जिसका प्रयोग हम जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है उसको एम्पलीफाई करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए या उसको बंद करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को कम करना है, ज्यादा करना है या बंद कर देना है या ऑन करना है, यानी एज ए स्विच इसका काम कर सकते हैं। ऑन ऑफ के लिए भी हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को। तो उसको ऑन ऑफ, जैसे स्विच को हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, किसी लाइट को अगर आपने पंखे को चलाना हो तो बटन से हम ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम ट्रांजिस्टर में भी
जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल होते हैं उसको बंद कर सकते हैं, चला सकते हैं या उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो एज ए स्विच जिसका प्रयोग किया जा सकता है वो है हमारा ट्रांजिस्टर। डी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 152, व्हाट इज द नेम ऑफ द सिंबल, निम्न प्रतीक का नाम क्या है। ये क्वेश्चन का जो डायग्राम है वो क्वेश्चन में मिलेगा, आपने बताना है कि किसका सिंबल है। ऑप्शन आपके पास है डायोड, ट्रांजिस्टर, ट्रायोड या थर्मिस्टर। तो जो सिंबल है देखो, आप देख सकते हो यहाँ पर बेस है, यहाँ कलेक्टर है या एमीटर है और बीच में डायोड लगा होगा। ये आपने पिछली वीडियो में देखा था क्वेश्चन, ये सिंबल किसका होता है, डायोड, तो बीच में लगा हुआ है। अब इन सबको मिला के जो सिंबल बनता है ये किसका बन जाएगा, हमारा ट्रांजिस्टर का। तो इसके लिए हम किस पे टिक करेंगे, बी पे टिक करेंगे और जिसका प्रयोग हम एज स्विच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 153, विच इज द टेम्परेचर सेंसिटिव रेजिस्टर, एक तापमान संवेदनशील प्रतिरोध कौन सा है। ऑप्शन आपके पास है डायोड, थायरिस्टर, थर्मिस्टर या ट्रांजिस्टर। तो टेम्परेचर सेंसिटिव जो रेजिस्टर होता है वो होता है हमारा थर्मिस्टर। इस क्वेश्चन के लिए किस पर टिक करेंगे, सी पर टिक करेंगे। और याद रखने के लिए देखो कैसे, थर्मल जो होता है किससे रिलेटेड होता है, टेम्परेचर से, थर्मल प्लस रेजिस्टर। ये तो पूछा गया कि कौन सा सेंसिटिव रेजिस्टर है, तो थर्मल प्लस रेजिस्टर को मिला के क्या बन जाता है हमारा थर्मिस्टर। तो जो टेम्परेचर सेंसिटिव रेजिस्टर होता है उसको क्या बोलते हैं, हम थर्मिस्टर बोलते हैं। तो सी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 154, विच कंपोनेंट इज यूज्ड टू मेजर द इंजन कूलेंट टेम्परेचर, इंजन के जो शीतलक है, कूलेंट है, उसके तापमान को मापने के लिए किस घटक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके पास थर्मिस्टर, रेजिस्टर, ट्रांजिस्टर या डायोड। तो देखो हमारे इंजन में जो कूलेंट होता है वो इंजन को क्या करता है, कूल करने का काम करता है। अगर कूलेंट कहीं से लीक हो जाए या अपना काम बंद कर दे तो हमारे इंजन का जो टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा और हमारा इंजन वर्किंग नहीं करेगा, सीज हो जाएगा। तो इसका काम होता है टेम्परेचर को डाउन करना। तो उसको मापने के लिए उसके कूलेंट के टेम्परेचर को, उसके लिए हम किस कंपोनेंट का प्रयोग करते हैं ये पूछा गया। पिछले क्वेश्चन में देखा जो थर्मिस्टर होता है वो क्या होता है, हमारा टेम्परेचर सेंसिटिव एक रजिस्टर होता है जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं टेम्परेचर मापने के लिए कूलेंट के। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 155, व्हाट इज द परमिसिबल वोल्टेज ड्रॉप इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट, विद्युत सर्किट में परमिसिबल वोल्टेज ड्रॉप क्या है। वोल्टेज ड्रॉप का मतलब क्या है, आपके पास कोई सर्किट है, उस सर्किट का जब आप यूज करते हैं तो जो मैक्सिमम लॉस है वो कितना हो सकता है, कितना परमिसिबल होता है वो पूछा गया है, यानी कि ड्रॉप होना, वोल्टेज का कम होना। ऑप्शन आपके पास 0.1 वोल्ट, 0.2 वोल्ट, 0.3 वोल्ट या 0.4। तो जो परमिसिबल वोल्टेज ड्रॉप होता है वो होता है 0.2 वोल्ट। इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, हमारा आंसर बी हो जाएगा। इतनी वोल्टेज अगर कम हो जाती है, ड्रॉप हो जाती है, यानी कि 0.2 तक, तो वो परमिसिबल है। इससे ज्यादा होती है तो वो परमिसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 156, हाउ मेनी सेल्स आर इन द 12 वोल्ट बैटरी, 12 वोल्ट की बैटरी में कितने सेल होते हैं। ऑप्शन आपके पास है 2 सेल, 6 सेल, 9 सेल या 12 सेल। तो जो 12 वोल्ट की बैटरी है बहुत आपने यूज भी की होगी और व्हीकल में भी यूज करते हैं, तो उसमें कितने सेल होते हैं ये पूछा गया। तो जो 12 वोल्ट की बैटरी उसमें होते हैं हमारे 6 सेल, याद रखना भाई, बी पर हम टिक करेंगे। 6 सेल होते हैं और सारे एक दूसरे से किस में जुड़े होते हैं, सीरीज में जुड़े होते हैं। और एक सेल हमारा 2.1 वोल्ट प्रोड्यूस करता है और इसको जब 6 से गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 12.6 वोल्ट। तो जो 12 वोल्ट की बैटरी अगर फुली चार्ज हो जाए तो वो कितने वोल्टेज दे सकती है, हमारी 12.6 वोल्ट दे सकती है। तो कितने 12 वोल्ट की बैटरी में कितने सेल होते हैं, 6 होते हैं। 12 वोल्ट उसको आधा कर दो, 6 सेल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 157, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ पॉजिटिव, ये एक एस काट देना भाई, पॉजिटिव है। व्हाट इज द मटेरियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट इन द लेड एसिड बैटरी, जो लेड एसिड बैटरी होती है उसमें धनात्मक प्लेट किस सामग्री से बनाई जाती है। जो पॉजिटिव प्लेट होती है वो उसका मटेरियल क्या होता है ये पूछा गया। ऑप्शन आपके पास है टिन, लेड पेरोक्साइड, एंटीमोनी या स्पंजी लेड। तो जो पॉजिटिव प्लेट होती है हमारी लेड एसिड बैटरी में वो बनी होती है हमारी लेड पेरोक्साइड की, आपने याद रखना। इस क्वेश्चन आंसर क्या हमारा बी हो जाएगा। और जो नेगेटिव प्लेट होती है वो बनी होती है हमारी स्पंजी लेड की, आप ये भी याद रख सकते हैं। तो यहाँ पॉजिटिव प्लेट पूछा गया था, तो पॉजिटिव प्लेट बनी होती है हमारी लेड पेरोक्साइड की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 158, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ नेगेटिव प्लेट इन द लेड एसिड बैटरी, ये पूछ भी लिया भाई उसने। लेड एसिड बैटरी में जो ऋणात्मक प्लेट होती है वो किस सामग्री से बनाई जाती है। पिछले क्वेश्चन में देखा कि पॉजिटिव जो प्लेट होती है वो बनी होती है हमारी लेड पेरोक्साइड की, और हमने बताया था जो हमारी नेगेटिव प्लेट होती है वो बनी होती है हमारी स्पंजी लेड की। स्पंजी लेड का मतलब होता है इसमें पोर्स होते हैं, खाली जगह होती है, तो ये स्पंजी लेड होता है जिसका प्रयोग हम करते हैं नेगेटिव प्लेट बनाने के लिए लेड एसिड बैटरी की जो प्लेट होती है। तो ए पर टिक करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो आपने दोनों याद रखने, पॉजिटिव प्लेट भी और नेगेटिव प्लेट का मटेरियल भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 159, व्हाट इज द कलर ऑफ पॉजिटिव प्लेट्स इन द चार्ज लेड एसिड बैटरी। चार्ज लेड एसिड बैटरी में धनात्मक जो प्लेट है उसका रंग क्या होगा। यानी कि अगर आप एक बार आप प्लेट को देख ले और रंग से पता कर सकते हो कि ये बैटरी चार्ज है, फुली चार्ज है या फुली डिस्चार्ज है। वो कैसे पता करोगे? देखो, जो पॉजिटिव प्लेट होती है उसका कलर कैसा हो जाएगा, याद रखना भाई, जो लेड एसिड बैटरी अगर चार्ज है तो पॉजिटिव जो प्लेट है उसका जो कलर है वो हो जाएगा ब्राउन, यानी कि भूरा। याद रखना, ये क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे समझो, अगर वो फुली चार्ज है तो डार्क ब्राउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? डार्क ब्राउन हो जाएगा। किसका? पॉजिटिव प्लेट का। नेगेटिव प्लेट का भी याद कर लो, अगर क्वेश्चन में कहीं आपसे पूछ ले तो जो नेगेटिव प्लेट होती है अगर वो फुली चार्ज है तो उसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा। अगर वो फुली डिस्चार्ज है यानी खत्म हो चुकी है बैटरी, तो जो नेगेटिव प्लेट है उसका कलर हो जाएगा प्योर व्हाइट। तो आपने याद रखना है, ये सभी जो क्वेश्चन है मैंने बताए हैं किसी प्रकार से पूछा जा सकता है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में। यहां पूछा गया था पॉजिटिव प्लेट, तो पॉजिटिव प्लेट जब हमारी चार्ज बैटरी होती है उसका ब्राउन होता है। अगर फुली चार्ज पूछ ले तो डार्क ब्राउन। तो बी पे टिक करेंगे उस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 160, हाउ द लेड एसिड बैटरी इज क्लासिफाइड। जो लेड एसिड बैटरी है कैसे वर्गीकृत किया गया है, यानी कि लेड एसिड बैटरी को किस कैटेगरी में रखा गया। ऑप्शन आपके पास है ड्राई सेल यानी कि शुष्क सेल, सेकेंडरी सेल, अल्कलाइन सेल या प्राइमरी सेल। देखो, बैटरी दो तरह से डिवाइड की गई है, सेकेंडरी सेल और प्राइमरी। जो प्राइमरी सेल होती हैं उसमें वो बैटरी आती है जिसका प्रयोग हम केवल एक बार करते हैं, यानी कि आपने उसको यूज किया, वो डिस्चार्ज होगी, उसको फेंकना ही पड़ेगा, दोबारा उसको चार्ज नहीं किया जा सकता। तो वो बैटरी किस में आ जाएंगे, हमारी प्राइमरी सेल में आ जाएंगी। लेकिन जो सेकेंडरी सेल होती हैं उसको आप बार बार चार्ज करके उसका यूज किया जा सकता है। तो जो लेड एसिड बैटरी है उसको भी हम बार बार चार्ज करके उसको यूज कर सकते हैं जब वो डिस्चार्ज हो जाती है। तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगी, सेकेंडरी सेल की कैटेगरी में आ जाएगी, द्वितीय सेल। तो इस सेकेंडरी सेल में इसको वर्गीकृत किया गया है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। आपने याद रखना, इसको हम बार बार यूज कर सकते हैं चार्ज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 161, हाउ द बैटरी कैपेसिटी इज एक्सप्रेस्ड। जो बैटरी की क्षमता वो भाई कैसे व्यक्त की जाती है। ऑप्शन आपके पास है एम्पेयर आर रेटिंग में, बी ऑप्शन है वोल्टेज आर रेटिंग में, सी ऑप्शन है एम्पेयर रेटिंग में या वोल्टेज रेटिंग में। तो जो बैटरी कैपेसिटी है, जो क्षमता है वो बताई जाती है एम्पेयर आर रेटिंग में। कितने घंटे वो चलेगी, यानी कितना एम्पेयर का, किसका जो एम्पेयर है किसकी यूनिट है, ये करंट की। तो कितना करंट सप्लाई करेगी। आर जो है किसकी यूनिट है, हमारे टाइम की, कितने टाइम तक वो कितना करंट सप्लाई कर सकती है वो बताती है किसी भी बैटरी की कैपेसिटी। जैसे अगर हम बोल दे 100 AH की बैटरी, 100 AH यानी कि एम्पेयर आवर की बैटरी, तो अगर इसमें हमें वोल्टेज लेनी हो, सॉरी जो करंट है वो कितना लेना हो, 5 एम्पेयर का लेना हो, कांस्टेंट सप्लाई करनी, तो जो 5 एम्पेयर का अगर करंट हम लगातार लेते रहेंगे तो ये बैटरी हमारी 20 घंटे तक चल सकती है। कितने घंटे चल सकती है, 20 गुना 5 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, हमारी 100 AH हो जाएगी। तो इसको एम्पेयर आवर में हम कैलकुलेट करते हैं बैटरी की कैपेसिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 162, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। जो विद्युत प्रतिरोध है उसको मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके पास है एमीटर, वोल्टमीटर, ओम मीटर या वाट मीटर। देखो, जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है इसकी रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है हमारी ओम। किसमें मापते हैं हम इसको, ओम में मापते हैं। तो जो यूनिट है ओम, और इसको मापने के लिए जो यंत्र यूज करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं ओम मीटर। आपको आसानी से याद रह जाएगा इसलिए मैंने बता दिया, यूनिट रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, और मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ओम मीटर। तो किस पर टिक करेंगे, सी पर टिक करेंगे। समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम भी ले लिया, ओम मीटर दिखने में ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 163, विच इंस्ट्रूमेंट इज प्रोहिबिटेड टू कनेक्ट विद द लाइव वायर। किस उपकरण को जीवित तार से जोड़ने की मनाही होती है। ऑप्शन आपके पास वही है, एमीटर, वोल्ट मीटर, ओम मीटर या वाट मीटर। तो जो लाइव वायर होती है यानी कि उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, उसमें किसको नहीं जोड़ना चाहिए इनमें से। तो जो ओम मीटर है इसका आंसर हो जाएगा सी। ओम मीटर को कभी भी हमारी जो जीवित तार होती है, लाइव वायर होती है, उसके साथ नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि लाइव वायर होगी करंट इसमें भी हो जाएगा, और जो हमारा ओम मीटर इसमें भी बैटरी लगी होती है इसमें भी करंट हो जाएगा। तो दोनों करंट एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। तो इसकी या तो रीडिंग ही खराब आएंगी ओम मीटर की, या ओम मीटर में गड़बड़ हो जाएगी, ये डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा दोनों करंट की वजह से। तो कभी भी जो जीवित तार होती है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा होता है उसमें ओम मीटर हमें नहीं जोड़ना चाहिए, ये आपने याद रखना। ओम मीटर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 164, व्हाट इज द नेम ऑफ द सर्किट। निम्न सर्किट का नाम क्या है। ये जो डायग्राम है सर्किट है, ये आपको क्वेश्चन में मिलेगा। सर्किट को देख के आपने बताना है इसका नाम क्या है। ऑप्शन आपके पास है ओपन सर्किट यानी कि खुला परिपथ, शॉर्ट सर्किट, क्लोज सर्किट,
या पैरेलल सर्किट। तो आप डायग्राम में देखो, यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है, ये V लिखा यानी कि वोल्टेज, यहाँ पर सोर्स है यानी कि कोई भी पंखा, कोई भी बल्ब, यानी कि करंट लेने के लिए कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट जोड़ रखा है, उसको हम सोर्स बोलते हैं। यहां पर देख सकते हो, यहां पर ये जो है डंडा ऊपर उठा हुआ है, यानी कि यहां से हमने इस पूरे कनेक्शन को, इस पूरी वायर को काट दिया है, यानी रास्ते को ब्लॉक कर दिया है। यानी हमारा जो करंट है वो यहां तक तो आएगा बैटरी से, इसके आगे सर्किट पूरा नहीं होता। यानी कि सर्किट क्या हमारा यहां से ओपन है, हमने उस रास्ते को क्या कर दिया, प्रोहिबिटेड कर दिया, रोक दिया, अवरोध पैदा कर दिया। किससे? इसकी मदद से हमने उसको तोड़ रखा। तो इसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट, या ओपन सर्किट है जिसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा। अगर ये हमारा जो डंडा है ये नीचे रखा होता है, इसके ऊपर रख देते हैं हम ऐसे, तो हमारा सर्किट क्या हो जाता, बंद, यानी कि क्लोज सर्किट बोलते हैं। तो दोनों याद रखने भाई। अगर ये एक तरह से बटन का काम करता है भाई, अगर बटन ये ओपन है तो ओपन सर्किट, यानी कि वो बटन ओपन है तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर बटन दबा रखा है नीचे, क्लोज कर रखा है, तो एक क्लोज सर्किट हो जाएगा जिसमें से करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ पर हमारा ये बटन ओपन है तो इसको बोलेंगे ओपन सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 165, व्हाट इज द नेम ऑफ द इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट? दिए गए विद्युत मापक यंत्र का नाम आपने बताना है। ये जो डायग्राम है, ये पिक्चर है, आपको क्वेश्चन में मिलेगी, इसको देख के आपने बताना है ये किसका डायग्राम है। ऑप्शन आपके पास है एमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर या मल्टीमीटर। तो जो फिगर दी गई है ये है हमारे मल्टीमीटर की। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा डी हो जाएगा, मल्टीमीटर, जिसका प्रयोग हम वोल्टेज मापने के लिए, करंट मापने के लिए और रेजिस्टेंस मापने के लिए करते हैं। तो मल्टीमीटर का प्रयोग हम तीनों ही चीज यानी कि V, I, R तीनों को मेजर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और दिखने में ऐसा होता है। यही क्वेश्चन में पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा 166, विच लॉ स्टेट दैट द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस? किस नियम में कहा गया है कि विद्युत धारा वोल्टेज के समानुपाती होगी और प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होगी? यानी देखो, ये हमारा करंट है I, के किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये हमारा वोल्टेज के। साथ के साथ ये भी कहा है कि जो करंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, हमारे रेजिस्टेंस के। तो दोनों को मिला दे तो फार्मूला हमारा बन जाएगा V अपॉन R, I इक्वल टू V अपॉन R, जो कि अगर हम इसको ऐसे लिखे तो V इक्वल टू I R बन जाएगा। यानी कि ये जो फार्मूला है पिछली वीडियो में समझाया भी था, ये किस में आता, किस नियम में आता, ओम्स लॉ में आता। किसने दिया था ये लॉ? ओम्स के द्वारा ये लॉ दिया गया था, जिसमें कहा गया था जो वोल्टेज है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज के। दोनों में एक ही बात है। तो ये दिया गया था ओम का नियम, इसको हम बोलते हैं। तो ए पर टिक करेंगे। इस क्वेश्चन के लिए अपने याद रखना है, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं रही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 167 व्हाट इज द पर्पज ऑफ कलर कोड इन द केबल? जो केबलों में रंग कोड का उद्देश्य क्या है? देखो, आपने देखे होंगे अलग अलग तरह के कलर होते हैं केबल्स के, कोई रेड कलर की, कोई व्हाइट कलर की, ग्रीन कलर की, और उनको अलग अलग कलर की यूज करते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है, क्या पर्पज है कि हम जो भी सर्किट बनाते हैं उसमें अलग अलग तरह के रंग की केबल हम यूज करते हैं। तो ऑप्शन आपके पास है कलर रेफर्स टू द करंट रेटिंग, करंट रेटिंग को बताता है, जी नहीं। कलर रेफर टू द वोल्टेज रेटिंग, कलर से कोई वोल्टेज रेटिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी आंसर नहीं है। इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ईच सर्किट, प्रत्येक सर्किट की आसान पहचान, बिल्कुल यही एक सिंपल सा उद्देश्य है भाई। अलग अलग कलर कोड की केबल यूज करने का हमारा सिर्फ इतना उद्देश्य है कि हमें आसानी से पता लग जाए कि कौन सी केबल किसकी है, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसकी पहचान आसानी से हो जाए। उसके लिए हमें अलग अलग कलर की केबल हमारे पास होती है, उनका यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन आंसर क्या हमारा सी हो जाएगा। तो ये साइज भी नहीं बताते तो डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर ही हमारा क्या है, सी है। याद रखना कि जो कलर कोड होता है वो आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, ताकि उनकी हम आसानी से पहचान कर सके। बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 168 विच डिवाइस हैव द एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज? किस उपकरण में विद्युत आवेश को संग्रहित करने की क्षमता होती है? यानी कौन सी डिवाइस है करंट को क्या कर सकती है, वो चार्ज को स्टोर कर सकती है अपने अंदर? ऑप्शन आपके पास है कैपेसिटर, रेजिस्टर, इंसुलेटर या कंडक्टर। तो जो इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है उसको बोलते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटी से आप याद रख सकते हो कैपेसिटर। और कैपेसिटर हमारा दिखने में ऐसे होता है, पंखे के अंदर आपने देखा भी होगा, जो पंखे होते हैं, फैन होते हैं, उसमें इस तरह का कैपेसिटर लगा होता है, वो एनर्जी को स्टोर करता है, और पंखे को जो स्टार्टिंग होती है उसको मूव कराने में काफी मदद करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कैपेसिटर। ए पर टिक करेंगे, बाकी आंसर नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 169 विच डिवाइस यूज टू स्टेप अप द वोल्टेज इन द स्पार्क इग्निशन सिस्टम? स्पार्क इग्निशन सिस्टम में वोल्टेज को बढ़ाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है?
ऑप्शन आपके पास है इग्निशन कोयल, स्पार्क प्लग, कंडेंसर या हाई टेंशन केबल। तो जो स्पार्क इग्निशन सिस्टम होता है आपने देखा होगा, उस समय क्या करते हैं, स्पार्क में जो चिंगारियां निकलती हैं वो वोल्टेज की वजह से निकलती हैं। तो लेकिन हमारी बैटरी तो आपने देखा होगा केवल 12 वोल्ट की होती है, जो भी व्हीकल में हम यूज करते हैं। तो जो इस करंट को, वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है, स्टेप अप करता, बढ़ाता है, वो करता है हमारा इग्निशन कोयल, और बढ़ाकर इसको 22,000 वोल्ट तक भी ले जाता है। यानी कि इतनी ज्यादा हाई वोल्टेज हो जाती है जिसके कारण हमारा स्पार्क प्लग में स्पार्क उत्पन्न होता है, जिससे हमारा इंजन चलता है, उसमें पेट्रोल में ब्लास्ट होता है। तो इग्निशन कोयल की मदद से वो वोल्टेज को बढ़ाते हैं, स्टेप अप करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा ये हो जाएगा, इग्निशन कोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 170, व्हाट इज द एनर्जी कन्वर्जन ऑफ बैटरी ड्यूरिंग द डिस्चार्ज। डिस्चार्ज के दौरान बैटरी का ऊर्जा रूपांतरण क्या है। यानी कि जब हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती है, फुली पहले हम चार्ज करते हैं, फिर हमारी जब लाइट की सप्लाई नहीं होती है और बैटरी से हम लेते हैं उसकी सप्लाई, तो डिस्चार्जिंग के दौरान हमारी कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू द हीट एनर्जी, जी नहीं, हीट एनर्जी का तो काम ही नहीं है। केमिकल एनर्जी इंटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जी हाँ, यही आंसर हो जाएगा। भाई जब हम डिस्चार्ज करते हैं, उसमें जिस टाइम पे हम बैटरी को चार्ज करते हैं उसके अंदर पूरी केमिकल एनर्जी होती है, फिर जब हम उससे सप्लाई लेते हैं तो केमिकल एनर्जी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। यानी हमारे कोई ना कोई उपकरण चल रहे होते हैं उससे। तो केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रासायनिक जो ऊर्जा है उसको किस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं हम, विद्युत ऊर्जा में। तो डिस्चार्जिंग के दौरान याद रखना है केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। और चार्जिंग के दौरान इसका बिल्कुल उल्टा होता है, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 171, व्हाट इज द एनर्जी कन्वर्जन ऑफ बैटरी ड्यूरिंग द चार्जिंग। चार्जिंग में क्या होता है, चार्जिंग के दौरान बैटरी का ऊर्जा रूपांतरण क्या होता है। तो इसमें उल्टा हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही होती है, केमिकल एनर्जी में, विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन आपने याद रखना है, जब चार्जिंग होती है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में, और जब डिस्चार्ज हो रही होती है बैटरी तो केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो दोनों क्वेश्चन आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 172, विच सेल इलेक्ट्रॉन हैज लीस्ट एनर्जी। किस सेल के इलेक्ट्रॉन में सबसे कम ऊर्जा होती है। देखो अलग अलग सेल होते हैं, ऑप्शन आपके पास है के सेल इलेक्ट्रॉन, एल सेल इलेक्ट्रॉन, एम सेल इलेक्ट्रॉन या एन सेल इलेक्ट्रॉन। समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम लिया। आप सभी को पता है बीच में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ऑर्बिट होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन सेल के अलग अलग नाम होते हैं, के सेल, एल, एम, एन। और इसका जो पहले नंबर की सेल है वो क्या है, लेवल 1। इसको क्या बोलते हैं, लेवल 1। तो जो लेवल 1 होता है, के सेल होती है, इसकी एनर्जी सबसे कम होती है, लोएस्ट होती है। यानी कि जो सेल हमारे न्यूक्लियस के सबसे नजदीकी होती है उसकी एनर्जी भी क्या होती है, सबसे कम होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, के सेल इलेक्ट्रॉन। ए पर टिक करेंगे। यही पूछा गया था ना, लिस्ट एनर्जी किसमें, सबसे कम एनर्जी किसमें होती है, तो के सेल में होगी। इसके बाद जब भी हमारी जब ये सेल का लेवल बढ़ता है, के से एल, एल से एम, एम से एन, तो हमारी एनर्जी का लेवल भी क्या होता है, बढ़ता रहता है। एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती रहती है। तो यहाँ पूछा गया था लिस्ट एनर्जी, तो लिस्ट एनर्जी होती है हमारी के सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और के सेल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन हमारे आ सकते हैं, ऑक्यूपाई हो सकते हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 173, विच इज द सेमीकंडक्टर मटेरियल। अर्धचालक सामग्री कौन सी, आपने बताना जो सेमीकंडक्टर है उसको बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है, कौन सा मटेरियल है। ऑप्शन आपके पास है आर्सेनिक एंड बोरोन, गैलियम एंड इंडियम, सी ऑप्शन है जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम एंड एंटीमोनी। तो जो हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि आउटर मोस्ट जो सेल होती है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, 4 इलेक्ट्रॉन। तो जर्मेनियम एंड सिलिकॉन ऐसे 2 मटेरियल हैं जिसकी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। और इसको हम कैसे यूज करते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल, यानी कि जर्मेनियम और सिलिकॉन के द्वारा हम सेमीकंडक्टर बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन आंसर क्या हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 174, हाउ द सेमीकंडक्टर मटेरियल कैन बी आइडेंटिफाइड विद द एटॉमिक स्ट्रक्चर। यानी कि अर्धचालक सामग्री को परमाणु संरचना से कैसे पहचाना जा सकता है। परमाणु संरचना, उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर देख के कैसे पता कर सकते हैं कि ये कोई सेमीकंडक्टर मटेरियल है। तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस भी किया था, जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं उसकी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर देख लेंगे हम, जिस भी एलिमेंट का एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाहरी जो सेल है, जो आउटर मोस्ट सेल है, उसमें अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो कौन सा मटेरियल है, सेमीकंडक्टर। ये क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। देख लो, ये रहा सी ऑप्शन में।
4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल, सबसे बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन से हम पहचान लेंगे। अगर किसी की बाहरी कक्षा में आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो कौन सा मटेरियल हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल है। तो अगर आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो कौन सा है, सेमीकंडक्टर मटेरियल है। तो सी पर टिक करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 175, विच केबल इज द थिकेस्ट यूज्ड इन द ऑटोमोबाइल वायरिंग। ऑटोमोबाइल वायरिंग में सबसे मोटी जो केबल है उसका उपयोग कहां करते हैं, ये पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास है हॉर्न केबल, बी ऑप्शन है हेडलाइट केबल, सी है स्टार्टर मोटर केबल और डी है वाइपर मोटर केबल। तो जो स्टार्टर मोटर केबल है इसकी जो केबल होती है पूरे ऑटोमोबाइल के सर्किट में सबसे मोटी होती है, सबसे थिकेस्ट होती है, अपने याद रखना। तो इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा हमारा, सी हो जाएगा। जो थिकेस्ट वायर है केबल है वो किसमें यूज की जाती है, हमारे स्टार्टर मोटर केबल में यूज की जाती है। स्टार्टर मोटर का काम क्या होता है, सेल्फ स्टार्टिंग। आपने देखा ना बटन दबाते हमारी बाइक कार स्टार्ट होता है, तो सेल्फ स्टार्टिंग में होती है वो स्टार्टर मोटर ही होती है। तो उसके लिए जो केबल यूज की जाती है वो सबसे मोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 176, व्हाट इज द बैटरी चार्ज रेट इंडिकेट बाय फ्लोटिंग लेवल ऑफ द हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर के फ्लोटिंग स्तर से बैटरी चार्ज की दर क्या बताती है। देखो जो हाइड्रोमीटर होता है उसका प्रयोग करते हैं हम किसी भी लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करने के लिए। तो यहां जो डायग्राम दिया गया आपको क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो बैटरी पे हाइड्रोमीटर लगा रखा है और हाइड्रोमीटर की ये रीडिंग बता रखी है भाई। जो सबसे हाई रीडिंग है वो कितनी है, 1.225 और यहाँ अलग अलग जो रीडिंग दे रखी है। तो इन रीडिंग से आपने बताना है, जो ये रीडिंग दिखाई गई है कि ये क्या इंडिकेट करती है। तो ये इंडिकेट करती है फुली चार्ज, यानी कि ये बैटरी क्या फुली चार्ज है। तो ये देख सकते हो जो वैल्यू कितनी है 1.3 है। तो इसकी रेंज होती है भाई, स्पेसिफिक ग्रेविटी इस रेंज के बीच में होगी तो वो बैटरी पता लग जाएगा कि कैसे वो फुली चार्ज है, हाफ चार्ज है या डिस्चार्ज है। तो इस रीडिंग से हमें पता लग रहा है कि ये क्या हमारी फुली चार्ज बैटरी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और जो रेंज होती है फुली चार्ज की वो अगले क्वेश्चन में देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 177, व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फुली चार्ज बैटरी। पूरी तरह से चार्ज बैटरी की जो विशिष्ट गुरुत्व है वो क्या होता है, किस रेंज में होता है। देखो ऑप्शन आपके पास 1.170 से 1.20 तक, 1.210 से लेकर 1.230, 1.240 से लेकर 1.250 या 1.260 से लेकर 1.280। तो यही आंसर भी हो जाएगा भाई। जो फुली चार्ज बैटरी होती है उसकी जो रेंज होती है 1.260 से लेकर 1.280 के बीच में। अगर हमारा हाइड्रोमीटर रीडिंग देता है तो इसका मतलब हमारी बैटरी क्या है, फुली चार्ज है। यही पिछले क्वेश्चन में दिखा रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 178, व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी रीडिंग रेंज ऑफ द हाफ चार्ज बैटरी। अगर आपकी बैटरी आधी चार्ज है तो उसकी जो विशिष्ट गुरुत्व रीडिंग है वो क्या देगा हाइड्रोमीटर, यानी कि उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी वो कितनी होती है ये पूछा गया। तो हाफ जो बैटरी है, हाफ चार्ज बैटरी है, उसकी रेंज होती है, ये भी आपने याद रखना, 1.200 से लेकर 1.23 तक। तो आपने याद रखना है इन दोनों चीजों को, जो फुली चार्ज होती है और हमारी हाफ चार्ज होती है। तो हाफ चार्ज के लिए हम किस पर टिक करेंगे, सी पर टिक करेंगे। तो ये रेंज आपने याद रखनी है डायरेक्टली, इसका कोई फार्मूला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 179, व्हाट टाइप ऑफ ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इफ द कंडक्टर मूव्ड एंड कट द मैग्नेटिक फील्ड। यदि कंडक्टर अपने स्थान से स्थानांतरित होकर चुंबकीय फील्ड को काट देता तो किस प्रकार का ईएमएफ उत्पन्न होगा, आपने बताना है। देखो समझो क्वेश्चन को, क्वेश्चन में बताया गया है जो कंडक्टर है मूव्ड, यानी कि कंडक्टर तो मूव कर रहा है, और कट द मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है। तो जब कंडक्टर मूव करता है और मैग्नेटिक फील्ड फिक्स होती है तो जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो होता है डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये अपने याद रखना भाई, डायरेक्टली ए पर टिक करेंगे। डायनेमिक का मतलब ही मूव करना होता है। जो चीज मूव नहीं करती उसको स्टैटिक बोलते हैं, और जो कोई चीज मूव करती है, मोशन में होती है, उसको डायनेमिक बोलते हैं। तो यहाँ पर कंडक्टर मूव कर रहा है, कंडक्टर क्या है, मोशन में है। कंडक्टर मोशन में है, मैग्नेटिक फील्ड स्थायी है, एक जगह रुकी हुई। तो ये कौन सा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको बोलेंगे। लेकिन अगर कंडक्टर हो जाए स्टेबल यानी रुक जाए और मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों तरफ घूमे तो कंडक्टर पे डिपेंड करता है। अगर कंडक्टर स्टैटिक है तो वो हो जाएगी स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये स्पेलिंग थोड़ी गलत है, स्टैटिकली आएगी, एस नहीं आएगा, ये दो गलत है। स्टैटिकली यानी कि कंडक्टर अगर स्टेबल है, रुका हुआ है तो स्टैटिकली, अगर मूव कर रहा है तो डायनेमिकली। तो यहां पर कंडक्टर मूविंग है तो कौन सा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, उसमें डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ उसमें होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 180,
हाउ द नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स आर कंपेयर्ड इन द लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी में सकारात्मक और नकारात्मक प्लेटों की संख्या की तुलना कैसे की जाती है। यानी पूछा गया है कि जो नंबर ऑफ प्लेट होती हैं पॉजिटिव नेगेटिव कितनी होती है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट बराबर होती हैं या पॉजिटिव प्लेट ज्यादा होती है या नेगेटिव प्लेट ज्यादा होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो आप इसको भी याद रख सकते हो। याद रखना हमेशा जो नेगेटिव प्लेट होती है एक ज्यादा होती है पॉजिटिव प्लेट से। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी, नेगेटिव प्लेट इज वन मोर देन पॉजिटिव प्लेट। नकारात्मक प्लेट की संख्या सकारात्मक प्लेटों की तुलना में एक अधिक होती है। बी पर हम टिक करेंगे। तो जब भी किसी बैटरी की नंबर ऑफ प्लेट की बात करेंगे तो हमेशा वो ओड नंबर होता है भाई। वो कितनी प्लेट होंगी, या तो 3 होंगी या तो 5 होंगी या तो 7 होंगी या तो 9 होंगी या तो 11 होंगी, कभी भी वो इवन नंबर में नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि याद रखो नेगेटिव जो प्लेट हमेशा एक ज्यादा होती है पॉजिटिव प्लेट से। तो एक पॉजिटिव प्लेट की, जैसे मान लिया पॉजिटिव प्लेट है तो इसके दोनों साइड एक एक नेगेटिव प्लेट होती है, फिर आगे पॉजिटिव आ जाएगी फिर नेगेटिव आएगी। तो यानी कि एक पॉजिटिव प्लेट के दोनों साइड नेगेटिव हमें जरूर से जरूर देनी है ताकि उसमें बेंडिंग ना आ जाए। तो दोनों साइड देने में हमारी जो नेगेटिव प्लेट एक ज्यादा हो जाती है। तो हमेशा याद रखना जो नेगेटिव प्लेट होती है वो पॉजिटिव प्लेट से एक ज्यादा होती है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे हमारे आज की वीडियो के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसे लगी और दूसरे साथियों के साथ भी शेयर जरूर करें। आपके लाइक से, कमेंट से, शेयरिंग करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो लाइक कमेंट जरूर कर दिया करो। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। जल्दी मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।